फॉर्मल जो है वो स्टार्ट करते जी जी हैं। बिल्कुल। अच्छा भी हुआ ना, हेलो। साथ में लोग भी आ गए जी। जी, काफी लोग हो गए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इज वेल होलिस्टिक हेल्थ एंड वेलनेस ऑफ सीनियर्स वेडनेसडे सेशन। तो जो आज का हमारा सेशन है उसका टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अंडरस्टैंडिंग द वर्क ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर। और हमारे जो आज के प्रेजेंटर हैं वो हैं सोरेन अरोरा जी। तो सोरेन अरोरा जी जो हैं वो हरफन मोला हैं। He is an astrologer, hypnotist, private investigator and a motivational speaker. और MWC के साथ सोरेन जी अबाउट आई थिंक 2023 से जुड़े हुए हैं। और इन्होंने हमारे साथ काफी सारे सेशन किए हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं इनके सेशन, बिल्कुल बोर नहीं होते। और आज का तो इंटरेस्ट सेशन जो है वो वैसे ही नाम ही इतना इंटरेस्टिंग है। और इसके अलावा जो है वो सोनन अरोड़ा जी हमारे साथ कैलेडन में हमारे साथ सारे जो वहाँ पे प्रोग्राम्स होते हैं उनमें हमारे साथ वो एज अ वॉलंटियर काम करते हैं। तो वेलकम सोनन जी। नाउ माइक एंड स्टेज इज योर्स। जी थैंक यू वेरी मच। मैं तो आपने तो बड़ी लंबी मेरी इंट्रोडक्शन दे दी। मेरी छोटी सी इंट्रोडक्शन यही है कि मैं माल्टन वुमेन काउंसिल का एक फैमिली मेंबर हूँ। और जैसे फैमिली में डिफरेंट रोल्स में जब भी जहाँ पे कोई ज़रूरत पड़ती है तो वैसे फैमिली मेंबर खड़ा हो जाता, तो मैं भी उसी तरीके से कोशिश करता हूँ कि अपनी जो मेरा जो पार्ट है मैं उसको निभा सकूं। जहां तक मेरे रोल्स का सवाल है, या आपने एक वर्ड यूज किया हरफन मौला, असल में क्या है कि मेरे जो ज्यादातर काम है वो इंसानी पर्सनालिटी से जुड़े हैं, माइंड की डायमेंशंस हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी ले लें, चाहे हिप्नोसिस ले लें, चाहे ये इन्वेस्टिगेशंस ले लें, जो बेसिकली बिहेवियर से जुड़ा है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन मार्क होता है कि ये जो एस्ट्रोलॉजर नाम की, सॉरी, ये जो इन्वेस्टिगेटर नाम की जो चीज होती है ये होती क्या है। ये कोई बहरूपिया होता है, या ये कोई मास्क लगा के चलता है, या ये अपनी दाढ़ी बढ़ा लेता है, या ये कोई रूप रंग बदल लेता है, या अजीब अजीब से कपड़े पहनता है। वो सारी इमेजेस जो हमने फिल्मों से ली हुई हैं कि ऐसे ऐसे फिल्मों की भाषा में ज्यादातर जासूस माना जाता, जबकि लीगल भाषा में या इन्वेस्टिगेटर की जिंदगी में जासूस नाम का कोई वर्ड भी नहीं होता। और हम ऐसा कोई काम नहीं करते जो छुप के किया जाए, या छुप के करना एक्चुअली कुछ भी अलाउड नहीं होता एक इन्वेस्टिगेटर को। इन्वेस्टिगेटर के बारे में कुछ मैं चीजें बताऊंगा, और मैं चाहूंगा कि ये कन्वर्सेशन ओपन रहे, ताकि किसी के भी जहन में कोई भी बात आए तो वो बात पूछ ले, तो वो फिर कम्युनिकेशन जो है वो थोड़ी सी आसान हो जाती है। इन्वेस्टिगेटर का की सबसे बड़ी निशानी ये है कि ना वो किसी को अच्छा समझता है, ना वो किसी को बुरा समझता है, ना वो किसी को ये समझता है कि ये ठीक काम कर रहा है, ना वो ये समझता है कि ये गलत काम कर रहा है। उसको एक टास्क दी जाती है कि ये तुम्हारी टास्क है, इसके बारे में आप पता, आप उसके बारे में वो चीज पता करते हो, और जिसने वो पता करने को कही होती है उसको आप जाकर रिपोर्ट दे देते हो कि जी आपने हमें ये ढूंढने को कहा था, ये हमने ढूंढ लिया, अब आप फैसला करो कि जी ये इंसान गलत है कि ठीक है। वो आपकी अपनी सोच है। हमें कोई हम इसका एक एग्जांपल ये लेते हैं कि आपने 30 दिन या 25 दिन किसी जॉब के ऊपर जाकर काम किया, एम्प्लॉयर ने आपको एक पे चेक दे दिया। अब आप उस पे चेक से मॉर्गेज देना चाहते हैं, कार की किस्त देना चाहते हैं, ग्रोसरी करना चाहते हैं, पार्टी करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इससे एम्प्लॉयर का कोई लेना देना नहीं है। मेन सीधी सी बात यह है कि आपको एक टास्क दी गई थी, आपने टास्क पूरी की, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एम्प्लॉयर की, वो उसने पूरी कर दी। बिल्कुल इसी तरीके से पीआई का होता है कि पीआई जो है वो अपनी हद में रहकर काम करता है,
और जो उसको टास्क दी जाती है वो कानून के दायरे में रह के उस टास्क को जो है वो पूरा करता है। कुछ चीजें पीआईज को अलाउड होती हैं, पहले हम वो कर लेते हैं कि क्या क्या अलाउड है, क्या क्या अलाउड नहीं है, और जो पीआईज इन जनरल जो हैं वो करते क्या है। तो एक तो जैसे इन्वेस्टिगेटर का वर्ड है, तो इन्वेस्टिगेट किया जाता है। इन्वेस्टिगेट में क्या किया जाता है? पहला जो हमारा काम होता वो होता सर्विलांस। एक वाइफ ने एक जी गुलनाज जी कुछ कहना है? सरण जी, अगर आप थोड़ी सी ये बता दें कि वो सिचुएशन क्या है जिसमें वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टार्ट हो रही है, तो जरा वो हेल्प हो जाएगी। जैसे कोई जी एक जी जी जी, मैं उसी के ऊपर आ रहा हूं। पहले जरा बात कर लें कि किस क्या क्या चीजें होती हैं, उसे थोड़ा सा समझ आ जाएगा। तो एक तो है सर्वेलेंस। जैसे किसी ने मुझे कहा कि मेरी हस्बैंड के पीछे सर्वेलेंस करनी है, मेरा बच्चा स्कूल के बाद कहां जाता है मुझे उसका पता करना है, मेरा हस्बैंड कहां कहां जाता है उसके बारे में पता करना है, मेरी वाइफ कहां कहां जाती है उसके बारे में पता करना है, मेरा कोई पर्टिकुलर स्टाफ मेंबर है जिसके बारे में मुझे कुछ पता करना है, तो सर्वेलेंस हो गया। सर्वेलेंस का एक बहुत बड़ा मतलब एक बहुत इजी एग्जांपल जो है वो मान लीजिए कि मैं एक कंपनी में काम करता हूं और मैंने अपनी कंपनी से वो ली हुई है, वेकेशन ली हुई है, ये बताकर कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है या मेरी तबीयत खराब है और मैं काम नहीं कर सकता, शॉर्ट टर्म डिसेबिलिटी जिसको कहते हैं। तो शॉर्ट टर्म डिसेबिलिटी में इंश्योरेंस कंपनी मुझे ये कहती है कि ये इंसान ने शॉर्ट टर्म डिसेबिलिटी मांगी है, इसके ऊपर जरा सर्वेलेंस लगाएं। तो अब मैं उस इंसान के पीछे पीछे जा रहा हूं, वो इंसान ग्रोसरी कर रहा है, वो पूरे के पूरे 10-20 किलो के बैग भी उठा रहा है, या वो किसी गैस स्टेशन के ऊपर जा रहा है, वहां कैश के लिए काम कर रहा है, और वो झाड़ू भी लगा रहा है, उस गैस स्टेशन का कूड़ा भी इकट्ठा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है जो आम एक इंसान कर सकता है। तो मुझे उसका पीछा करना है, मिनट मतलब उसकी एक रिपोर्ट बनानी होती है कि ये इंसान इतने बजे घर से निकला, इतने बजे पहुंचा, ये उसने ड्यूटीज करी, और अकॉर्डिंगली उसकी पिक्चर्स लेनी होती है। तो ये बैग उठाते हुए मैंने इसकी पिक्चर ले ली। अब ये इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे एक टास्क दी हुई है कि इसकी सर्वेलेंस आपने करनी है। बहुत सारे लोग जो है वो कंपनी से छुट्टियां ले लेते हैं कोई बहाना लगाकर, वो नहीं ले मतलब इंश्योरेंस नहीं लेते या वैसे कोई झूठ बोलकर छुट्टी ले लेते हैं। तो जो बड़ी कंपनीज हैं, जो कॉर्पोरेशंस हैं, वो सर्वेलेंस जो है वो लगा देती हैं। एक मैंने वो प्राइवेट लाइफ का एग्जांपल दिया जहां हस्बैंड वाइफ या माँ बाप या बच्चे ऐसा करते हैं। एक काम होता है बैकग्राउंड चेक करने का। आपने देखा होगा कि जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो ज्यादातर कंपनीज जो है वो बैकग्राउंड, इंसान का बैकग्राउंड क्या है, ये किस किस काम में मुबतला है, इसके पीछे इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है या नहीं है, इसका कोई सोशल बैकग्राउंड ऐसा तो नहीं है, ये कोई बदनाम है या किसी चीज में इसके ऊपर कभी मुकदमा हुआ था, कभी हुआ था। आपकी आवाज अभी थोड़ी सी नहीं आ डिस्टर्ब हो रही। गई। आप कैसी है जी? ठीक है, आप कैसी आवाज जी? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल से वो बेटर होगी क्योंकि स्पीकर चेंज अ, हो गया। कम और ज्यादा हो रही है वो नहीं है। हाँ, अभी देखें जी। अब बेटर लग रही है। नहीं, अब बेटर हो जाएगी, जी हो गई। है ना जी। तो एक हम बात कर रहे थे इस चीज की कि बैकग्राउंड चेक की हम बात कर रहे थे कि बैकग्राउंड चेक होती है, जो कंपनीज जो हायर करती हैं वो बैकग्राउंड चेक करती हैं,
और इवन रिश्तों में जो है वो बैकग्राउंड चेक करी जाती है। कुछ लोग शादी करना चाहते हैं, भाई इंसान कैसा है, हो सकता है कि इसके प्रेजेंट में ऐसी कोई भी चीज ना हो, लेकिन इसके पास्ट में कोई ऐसी चीज हो, इसके कंडक्ट में या किसी भी ऐसे चीज में जो हमारे को पता होनी चाहिए। ये हो गया, हमने दो चीजें नोट करी, एक करी सर्वेलेंस की और एक करी बैकग्राउंड चेक की। इसके अलावा जो एक बहुत ज्यादा कॉमन है वो है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि आप इंडिया में हैं या आप पाकिस्तान में हैं या ऐसी किसी जगह के ऊपर हैं और आप यहां पर आना चाहते हैं, माइग्रेट करना चाहते हैं, लेकिन आपको ये भरोसा नहीं है कि जो आपने हायर किया है इंसान या जो वकील किया है वो भरोसे लायक है भी या नहीं है, उसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो वो भी जो चीज है वो पता करते हैं, वो पीआई जो है वो इन्वेस्टिगेट करता है। ये एक चीज आ जाती है। इन्वेस्टिगेशन करने के कई तरीके होते हैं। एक तरीका तो होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि सर्वेलेंस की, बाय फुट, बाय कार, और दूसरा तरीका होता है फ्रॉम ए डिस्टेंस, आपके घर के ऊपर नजर रखी जा रही है। बहुत सारी, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि एक इंसान ने शॉर्ट टर्म डिसेबिलिटी ली हुई है, लेकिन वो बाहर आकर अपना कूड़ा जो है वो तो रख रहा है ना, वो अपना गार्बेज जो है वो मंडे को या वेंसडे को या जब भी कोई ऐसी कोई टाइम आता है तो वो पूरा का पूरा अपने वो कूड़े को उठाता है या अपने कूड़े को रखता है। तो वो जो चीज है वो सारी की सारी चीज नजर आती है या वो सारी की सारी चीज पता चलती है, और इन्वेस्टिगेटर जो है वो पूरा उस चीज को इन्वेस्टिगेट करके और उसका रिकॉर्ड इकट्ठा करता है। एक और चीज जो ध्यान में देने वाली बात है और समझने वाली बात है, जिसको हम लोग कई बार फिल्मों में भी देखते हैं, जिसको हम कहते हैं अंडरकवर ऑपरेशंस। तो एक जो इन्वेस्टिगेटर है वो अंडरकवर ऑपरेशंस करता है। कैसे करता है? या जैसे मान लीजिए कि मुझे अंडरकवर ऑपरेशन करने हैं तो मैं कैसे करूंगा? मैं अंडरकवर ऑपरेशन ऐसे करूंगा कि अगर आपकी कंपनी है उसमें 15, 20, 25 एम्प्लॉई हैं और कोई चोरी कर रहा है या कोई कंपनी के सीक्रेट जो है वो ले रहा है, तो आप मुझे भी एम्प्लॉय करते हैं, मैं उन लोगों में, आपके एम्प्लॉयज में जो है वो हिल मिल जाता हूं, और फिर वहां पे मैं आपके एम्प्लॉयज से दोस्ती यारी करके ये पता लगाने की कोशिश करता हूं कि कौन ऐसा इंसान है जो लीक कर रहा है। ये अगर आप डे टू डे में देखें तो जैसे सोबीज है या वॉलमार्ट है या कॉस्को है, वहां ये बहुत काम होता है कि लोग जो हैं, जो बायर्स होते हैं वो चोरी करते हैं, लेकिन जो इंटरनल स्टाफ होता है वो मदद करता है। कि जैसे मान लीजिए कि मैं काम कर रहा हूं कॉस्को में और मैंने अपने फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को या किसी को कहा हुआ कि तुम्हें काम करना 3 बजे आना, मैं फलानी जगह पे खड़ा होऊंगा या खड़े होऊंगा, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा सामान को बाहर निकालने के लिए। तो एक जना मदद कर रहा, दूसरा जना वहां पर अंडर कवर ऑपरेशन कर रहा, वो अंडर कवर होकर एज एन एम्प्लॉय देख रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और वो अकॉर्डिंगली अपनी मैनेजमेंट को जो है वो जवाब देता है। ये बहुत ज्यादा कॉमन है। बहुत ज्यादा स्टोर्स जो हैं वो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को इस वजह से हायर करते हैं। जो सिक्योरिटी वाले लोग आप देखते हैं, सिक्योरिटी वाले लोग इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, वो सिर्फ जगह को सिक्योर कर सकते हैं, वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। उनकी अपनी कानूनी हदें होती हैं। इस वजह से वो जो सिक्योरिटी गार्ड्स जो यूनिफॉर्म में होते हैं उनका ज्यादा रोल नहीं होता। जो अंडर कवर होते हैं वो सादा वर्दी में होते हैं और वो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, और वो
कई बार जो है वो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर किसी सिक्योरिटी गार्ड को कहेगा कि ये आदमी ने ये किया, तुम इसको पकड़ लो। वो सादे वर्दी में ही रहेगा, वो किसी को कुछ नहीं कहेगा, वो सिर्फ वहां पर जो वर्दी में जो सिक्योरिटी वाला आदमी बैठा उसको खबरदार कर देगा, लेकिन अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेगा कि मैं इन्वेस्टिगेटर हूं, मैंने तुम्हें पकड़ा है, या मैं तुम्हारे पीछे 2 घंटे से या आधे घंटे से लगा हुआ था। फोटो वो ले रहा है, क्योंकि जब वो सिक्योरिटी वाला फोटो तो नहीं ले सकता ना, जब सिक्योरिटी वाला आसपास होगा तो चोरी करने वाला इंसान तो अलर्ट हो जाएगा, तो वो तो नहीं बिल्कुल कर पाएगा। एक और जो कॉमन चीज है जिसमें इन्वेस्टिगेटर काम करते हैं, वो करते हैं जो लोग मिसिंग हो जाते हैं। वो किसी का हस्बैंड हो सकता है, वो किसी की वाइफ हो सकती है, वो किसी का बच्चा हो सकता है। आजकल कनाडा में या नॉर्थ अमेरिका में ये बहुत कॉमन चीज है कि आपका बच्चा 16 साल का हुआ, 17 साल का हुआ और वो अचानक घर से गायब हो गया। आपको नहीं पता कि मेरा बच्चा कहां है, कहां नहीं है, ठीक है या नहीं है। आपने पुलिस में भी रिपोर्ट करा दी है, पुलिस जो है वो अपनी तरफ से तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो पर्सनल इन्वेस्टिगेटर भी जो है वो हायर करते हैं, और पर्सनल इन्वेस्टिगेटर हायर करके बताते हैं कि आपका बच्चा फलानी जगह के ऊपर है, फलानी जगह के ऊपर नहीं है। आप में से कुछ लोगों को अगर तजुर्बा हो तो आपने देखा होगा कि पुलिस कहती है जी आपका बच्चा ठीक है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बता सकते, सॉरी, बट वो अब जहां भी है अपनी मर्जी से है, इससे ज्यादा आप हमारे से ना पूछिए, क्योंकि वो उसकी प्राइवेसी के एक्ट में आ जाता है। तो ऐसे टाइम के ऊपर प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर जो हैं वो हायर किए जाते हैं। तो मिसिंग पर्संस का एक बहुत बड़ा काम होता है। अच्छा, मिसिंग पर्संस में जरूरी नहीं है कि हम किसी रास्ते चलते आदमी को ढूंढे। आप जैसे आप लोग फोन पे रहते हैं, मेरे ख्याल से हम लोगों ने माल्टन वुमेन काउंसिल में बहुत सारा स्कैम्स के बारे में बात करी है, और आपको पता किस किस किस्म के स्कैम होते हैं और कैसे कैसे जब हम टेलीफोन पे होते हैं या लैपटॉप पे होते हैं या कंप्यूटर पे होते हैं या आईपैड पे होते हैं या किसी भी डिवाइस पे होते हैं, तो हम अपना फिंगरप्रिंट्स छोड़ देते हैं या फुटप्रिंट्स छोड़ देते हैं। आप 15 दिन पहले आपने कौन सी साइट विजिट करी थी, आपने क्या क्या किया था, सब पता चल सकता है। आप अपनी फोटो फेक लगा लें, आप अपना ईमेल कर लें, आप अपना फेसबुक आईडी फेक कर लें, आप कुछ भी कर लें, आपको ढूंढना कोई बड़ी या कोई मुश्किल बात नहीं है। पुलिस की तो बात पुलिस जानती है, लेकिन अगर एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर भी आपके पीछे लग जाता है, अगर आप लोगों के साथ भी किसी ने जैसे धोखा किया है, उसने फेक फोटो लगाई थी, या वो गायब हो गया, वो लॉग आउट कर गया, या उसने आपको ब्लॉक कर दिया, या उसने इवन अपना अकाउंट ही कैंसिल कर दिया। आपने एक फेसबुक अकाउंट बनाया, 2 दिन के बाद आपने उसको डिलीट कर दिया ये सोच के कि वो डिलीट हो गया। वो कहीं नहीं गया, वो कहीं भी नहीं गया आप तक या किसी भी ऐसे इंसान तक जिसने कहीं भी फुटप्रिंट करे हो। वो चाहे कनाडा में बैठा हो, यूएस में बैठा हो, चाहे कहीं भी बैठा हो, पता लगाया जा सकता है कि वो कौन से ऐसे कौन सी जगह पे बैठा है, और इवन अगर ज्यादा डिटेल में जाया जाए तो वो कौन से मोहल्ले की कौन सी गली में और कौन से घर में बैठा है, वो भी पता लगाया जा सकता है। ना सिर्फ पुलिस के से, इवन प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर भी जो है वो इसका, और इसी रास्ते से प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर जो हैं वो फ्रॉड्स वगैरह को देखते हैं, कभी फ्रॉड हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ, क्लेम्स का मैंने बताया ही। एक और बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज है जो हम प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर करते हैं, वो करते हैं इंटरव्यूज। 2 लोगों में या एक परिवार में एक कोई मसला होता है, आपस में बहस होती है, लोग एक दूसरे को नहीं बताते हैं। प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स को कुछ टेक्निक्स ऐसी आती हैं कि हम आदमी से बात करके उसके जहन में क्या है या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, उसके मुंह से बात निकलवा लेते हैं, जो शायद पर्सनल रिलेशनशिप्स में
वो इंसान ना बताए। कोई भी इंसान जो है वो ऑब्लिगेटरी नहीं होता है किसी प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर के साथ इंटरव्यू करने में। लेकिन अगर मसला कोई बड़ा है और आप उसके प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर के सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं, तो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर अपनी रिपोर्ट में यह लिख सकता है कि इस इंसान ने कोऑपरेट करने से मना कर दिया। जब कोऑपरेट करने से मना कर दिया तो फिर शक की सुई जो है वो उस तरफ जाती है कि आपके पास कुछ हाइड करने को शायद है। और ये जो इन्वेस्टिगेटर की रिपोर्ट है ये कोर्ट में एडमिसिबल होती है, कोर्ट इसको एडमिट करता है। ऐसा नहीं है कि मैंने मतलब जैसे एक हस्बैंड वाइफ की या माँ बाप बच्चे की या दो भाइयों की आपस में बात हुई तो एक भाई ने मुझे कहा जी उसकी इंटरव्यू कर लो, और उसने कहा नहीं मैं नहीं जवाब देता, तो मैंने भाई को कह दिया कि नहीं वो नहीं जवाब दे रहा। ऐसी वहां पर बात खत्म नहीं है। कोर्ट में भी मेरी ये गवाही हो सकती है कि मैं एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हूं, इस इंसान ने मुझे कोऑपरेट करने से मना कर दिया। जी गुलनाज जी। जी क्वेश्चंस आप कैसे लेंगे, कोई अगर पूछना चाह रहा हो तो? मैं तो कहूंगा जी कि मुझसे सीधी बात कर ले, रुके नहीं। अगर हाथ खड़ा करना हाथ खड़ा कर लें, जी अदरवाइज आई डोंट माइंड इवन कि कोई जी इमीडिएटली पूछ ले या इंटरफेयर जी, चैट में किसी ने करे। पूछा है, व्हाट अबाउट हस्बैंड ने अकाउंट हैक किया हो तो उसे कैसे वापस लेकर खत्म किया जाए? देखिए पहली बात तो यह है कि हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो चाहे कुछ भी हो, हैकिंग वर्ड अपने आप में इलीगल है। अब पुलिस भी आपका अकाउंट हैक नहीं कर सकती। दुनिया में अगर कोई अथॉरिटी हैकिंग की इजाजत दे सकती है तो वो कोर्ट दे सकती है। पुलिस ने भी अगर आपका अकाउंट करना है तो कोर्ट की इजाजत चाहिए कि कोर्ट इजाजत देगा तब कोई आपके अकाउंट को अकाउंट तक पहुंचेगा और उसको मॉनिटर करेगा और फिर वो रिपोर्ट कोर्ट तक जाएगी। जहां तक हस्बैंड वाइफ का सवाल है, प्राइवेसी जो है वो दोनों की उतनी जरूरी है। मैं आपको एक और बात बता देता हूं, अच्छी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक कार है जो मान लीजिए हस्बैंड के नाम की कार है और हस्बैंड वाइफ दोनों चलाते हैं, इंश्योरेंस के ऊपर दोनों के दोनों हैं। अब हस्बैंड ये चाहता है कि उसकी कार की सर्वेलेंस हो, उसको शक यह है कि उसकी बीवी पता नहीं उसकी कार ले लेके कहां जाती है। हस्बैंड को यह हक नहीं है, और अगर वो करता है तो वो गैर कानूनी काम करता, अपने लिए गड्ढा खोद रहा। माइंड इट, मैं रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन ये है, हालात ये हैं कि गाड़ी हस्बैंड की है लेकिन शेयर्ड चलाते हैं। गाड़ी हस्बैंड के होने के बावजूद भी हस्बैंड उसकी सर्वेलेंस नहीं कर सकता, और अगर वो करता है तो वो गैर कानूनी है। वाइफ को पता होना चाहिए, हस्बैंड को बताना पड़ेगा कि मैंने सर्वेलेंस का कुछ गैजेट जो है वो रखा हुआ है। तो किस इसको लिए तो रखा पता हो? चल जाएगा ना। तो पता चले जी, उसका हक है पता चलने का। नहीं तो फिर इसको जो पकड़ना है वो नहीं पकड़ पाएगा ना। पकड़ने का काम हस्बैंड का है नहीं ना जी। हस्बैंड मालिक नहीं है, ओनर नहीं है कि उसका जी काम मैं पकड़ लूं मतलब क्या? पकड़ने का मतलब है कि पकड़ने वाला मालिक है और जिसको पकड़ा जा रहा है वो किसी अथॉरिटी में है, मतलब उसके नीचे है वो। ऐसे नहीं हो सकता। कानून के हिसाब से दोनों जने बराबर हो, तो पकड़ेगा कौन? जैसे मान लीजिए मैं भागता हूं और पुलिस वाला मुझे पकड़ लेता है, क्यों? क्योंकि कानून ने उसको हक दिया है मुझे पकड़ने का। लेकिन कानून ने हस्बैंड को तो कोई हक नहीं दिया हुआ कि तू पकड़ ले। अगर वाइफ किसी की कोई काम ऐसा कर रही है जो अनएथिकल है, तो हस्बैंड उसको छोड़ दे, डिवोर्स ले ले। पकड़ने का मतलब आप किसी को कुछ करने से रोक रहे हैं फिजिकली, या उसको ह्यूमिलिएट करना चाहते हैं आप, जो कि कानून अलाउ नहीं करता।
मैं समझ सकता हूं ये क्वेश्चन वहां से पैदा होता है जहां पर ये सोच है कि हस्बैंड को हक है पकड़ने का, या जैसे वाइफ पकड़ लेती है। लेकिन सच्ची बात यह है कि पकड़ने का हक कानून आपको देता नहीं है। जी उस्मा जी। गुलनाज पहले कुछ पूछना चाह रही हैं। जी गुलनाज जी। मैं ये पूछना, सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि हो सकता है कि हस्बैंड को किसी बात पे शक हो या बीवी को अपने हस्बैंड पे शक हो, शी वॉज नॉट, आई सबूत मीन लेना ही चाहते और हैं, शी कंफर्म नहीं है, तो वो ये कोई एक्शन लेने से पहले वो चाह रहा हो कि सबूत मिले। कंफर्म हो जाए। देखिए बात वही आ जाती है, दो तरीके। मुझे मान लीजिए मुझे मेरी बीवी पे शक है, मैंने पता करवा लिया। पहली बात तो ये कि मैंने पता करवा लिया, वो गलत है। क्योंकि बट आप ठीक है, कहे, अगर इसको पहले से बता देंगे कि आपके वो, तो वो चौकन्नी हो जाएगी, तो वो कुछ वो बिल्कुल गलत हो काम जाएगी। है नहीं कर पाएगी। जी जी बिल्कुल हो जाएगी। दोनों बातें अलग अलग हैं। एक है कि आप उसको सोशली या पर्सनल लेवल के ऊपर जानना चाहते हैं, दूसरी बात है कि कानून आपको अलाउ करता है कि नहीं करता। कानून आपको अलाउ नहीं करता पकड़ना। अच्छा। आप बात कर लें, अगर आपका शक फिर भी नहीं जाता है, मान लीजिए मेरी वाइफ के साथ कुछ नाइत्तेफाकी है, मुझे शक है कि वो कहीं जाती है जिसका मुझे नहीं पता, और मुझे ये लगता है कि इखलाकन जो है मेरा हक है ये जानना कि वो कहां जाती है, लेकिन वो मुझे नहीं बताती, तो फिर ये मुझे अपने अंदर डिसाइड करना है कि मुझे इस औरत के साथ रहना है या नहीं रहना। लेकिन कानून मुझे इस बात की हक नहीं देता कि क्योंकि मुझे शक है इसलिए मैं किसी के पीछे पड़ जाऊं और उसकी पर्सनल लेवल में, पर्सनल जिंदगी में दखल दूं। तो कानून अलग है। किसी के पास से इन्वेस्टिगेट करवा सकते हैं ना हस्बैंड। आप करवा सकते हैं अपने उसके लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। लेकिन कल को आप कोर्ट में चलिए, मान लीजिए कि मुझे अपनी बीवी पे शक है, मैंने इन्वेस्टिगेट करा लिया, अब मैं वही सबूत लेकर कोर्ट में चला जाता हूं कि देखिए मेरी वाइफ ने कुछ इखलाकन काम जो है वो, मतलब वो काम किए हैं जो इखलाकन ठीक नहीं है, मुझे इसके ऊपर डिवोर्स चाहिए। सवाल ये आ जाएगा कि जी ये जो सबूत आपको मिले, ये आपको मिले कहां से? जी मैंने सर्वेलेंस कराई। तो मैंने सर्वेलेंस कराई, इसका मतलब तुम आदमी गलत हो, तुमने गैर कानूनी काम करा। नहीं जी ये तो मेरी बीवी है। बीवी का मतलब कुछ भी नहीं है। बीवी का मतलब है कि एक इंसान एक मर्जी से आपके साथ एक रिलेशनशिप में है। आप किसी भी इंसान की बिना किसी कंसेंट के और बिना किसी मतलब के आप ये सब नहीं कर सकते। आप चलिए, मैं अपनी वाइफ के साथ बैठा हूं, मैं अपनी वाइफ को बिना बताए उसकी और अपनी बात रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा हूं, मेरी वाइफ को नहीं मालूम, लेकिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। मुझे रिकॉर्ड करने का हक है। क्यों? क्योंकि उसमें मेरी आवाज है, क्योंकि मैं अपनी बात कर रहा हूं। तो मुझे मेरी बात को रिकॉर्ड करने से कोई दुनिया का कोई इंसान नहीं रोक सकता। ठीक है? अब मैं अपनी वाइफ से फोन पे बात कर रहा हूं और मैं आपको कहता हूं आप रिकॉर्ड कर लो तीसरी लाइन से, वो गैर कानूनी हो गया। आप कौन होते हो रिकॉर्ड करने वाले? या मैं कौन होता हूं? आप कहते हैं जी मुझे तो सुरेन ने कहा रिकॉर्ड करने को। सुरेन ने भी गलत किया, आपने भी गलत किया। तीसरे इंसान का कोई मतलब नहीं है। वाइफ भी रिकॉर्ड कर सकती है, हस्बैंड भी रिकॉर्ड कर सकता। जहां तीसरा इंसान आ गया तो वो प्राइवेसी वाला जो हिसाब किताब है वो सारा खत्म हो गया ना। वो आपका कानूनी हक है। इसको मतलब मैं आपसे माफी मांग के इजाजत लेके एक आपको एग्जांपल देता हूं। मेरी बीवी है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वॉशरूम में उसकी फोटोएं खींच सकता हूं ये नहाते हुए कि मेरी बीवी तो है। प्रॉपर्टी नहीं है ना आपकी, आपका हक नहीं है। आप मर्जी से जो मर्जी करें, आप दोनों की कंसेंट होनी जरूरी है।
अगर एक की भी कंसेंट नहीं है तो वो गड़बड़ है। फिर वो बीवी हस्बैंड नाम का कोई शोर नहीं चलेगा कि नहीं जी नहीं वो तो बीवी है, नहीं तो नहीं वो तो ये है ना। जी कमलजीत जी। थैंक यू सर साहब। आपकी जो डिस्कशन हो रही है उससे मैं जो पकड़ पा रही हूँ वो जी ये है कि इन्वेस्टिगेटर का, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर का मतलब ये है कि आपने बिना बताए छुप छुप के कुछ इंफॉर्मेशन लेनी है, इकट्ठी करनी है। जी और इसमें जनरली आपका जो टिंज जा रहा है वो है कि जनरली ये जैसे क्रिमिनल केसेस होते हैं या फिर जो आप नॉर्मल सोसाइटी में जो नहीं होता लेकिन वो हो रहा है, जी उसको जी जी अगर आप जानना चाहते हो तो जी किसी कोई मेथड अपना करके और वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं। जी जी लेकिन जी मेरा एज स्टूडेंट ऑफ सोशल साइंसेज, मैं इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट हूँ, जी 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 तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम जब अपने स्टूडेंट्स को कई बार काम करवाते हैं, पीएचडीज का या रिसर्च का काम करवाते हैं, जी जी तो उसमें कोई प्रॉब्लम देते हैं कि फलां जगह पावर्टी कितनी है या अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है या कोई भी अब प्रॉब्लम को ले लेते हैं। अगर पावर्टी देखनी है कि इस एरिया में कितनी पावर्टी है, जी तो जी जी हम इन्वेस्टिगेटर को, स्टूडेंट्स को या रिसर्च, उसका नाम कोई भी दे लें, लेकिन हम उसको इन्वेस्टिगेटर ही कहते हैं। जी जी बिल्कुल वो सेंसस सर्वे करता है, घर घर जाके वो सैंपल इकट्ठा करता है, क्वेश्चंस पूछता है कि आपके पास व्हीकल कितने, कुछ पैरामीटर्स बना लेता है, जी और जी जी आपके पास व्हीकल कितने हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कितने हैं, फैन कितने हैं, घर कितना बड़ा है, तो उसके बेसिस से वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं इकट्ठी कर एंड लेते देन वी कम टू अ सर्टेन कंक्लूजन। हैं। जी बिल्कुल तो आप इस टाइप के इन्वेस्टिगेटर को और जो आप बता रहे हैं उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि सिर्फ ये क्रिमिनल केसेस पे या छुप छुप के बात करने वाली बात है, या फिर हम उसको बता करके उससे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं? दोनों तरीके की इन्वेस्टिगेशन तो इन्वेस्टिगेशन है जी। तो फिर इंश्योरेंस में जो आप लोग जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हो तो वो तो आप अपन बताते नहीं ना इसको कि जी वो बिल्कुल नहीं बताते, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने आपसे आप कभी पढ़ते नहीं है वो 40 50 60 पेज के ऊपर जो साइन होता, उसमें आप अपने सारे हक सरेंडर कर देते हैं। अच्छा। और जो इंश्योरेंस जो इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है वो ये नहीं किया जा रहा कि आप नाश्ता कितने बजे करते हैं या आपकी बीवी से लड़ाई होती है या नहीं होती। जो इंश्योरेंस रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अभी कमलजीत जी ने क्वेश्चन पूछा कि जैसे कोई इंसान आता है मेरे से पूछता है, दरवाजा खटखटाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप अपने घर में खड़े हैं, आप अपने घर में खड़े हैं, आप किचन में खड़ी हैं, आपकी किचन में जहां पे आप खड़ी हैं सामने खिड़की है, खिड़की की ब्लाइंड्स हटी हुई हैं, बिल्कुल बाहर से कोई भी इंसान आपको देख सकता है। मैं बाहर बैठा हूं आपके ड्राइववे से बाहर, सड़क के पार, और मैं अपने जूम लेंस से आपको कैप्चर कर लेता हूं अपने कैमरे में। तो गलत है। नहीं गलत है जी, वो जायज है। मैं आपकी प्राइवेसी में दखल नहीं दे रहा। जब आपने खुद कोई पर्दा नहीं किया हुआ, अच्छा। इसका मतलब आपको कोई प्राइवेसी की एक्सपेक्टेशन नहीं है। लेकिन अगर आपकी वो ब्लाइंड बंद है और हल्का सा, थोड़ा सा ब्लाइंड आप बंद करना भूल गई, या दो पर्दों के बीच में स्पेस है हम्म। और मैं वहां से फोटो खींच लेता हूं, तो वो क्राइम हो जाता है। क्योंकि आप ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि आपकी लाइफ प्राइवेट है इस टाइम। मैंने उसमें से एक, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि चोर ने एक थोड़ी सी दीवार गिरा के अंदर घुस गया। आप मॉल में जा रही हैं, आप मार्केट में जा रही हैं जहां पे 10 20 50 लोग हैं, मैं आपकी कैमरे से फोटो खींच लेता हूं, आप एतराज नहीं कर सकती, क्योंकि वहां पर प्राइवेसी की कोई ऐसी आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं है। ना ही मॉल ये ऑफर करती है कि जी हम आपकी प्राइवेसी का ध्यान रखेंगे। मॉल के बस का, द मोमेंट यू एंटर इनटू अ मॉल, you almost lose the privacy, the right on the privacy। वहां सारे लोग आपको देखेंगे।
हो सकता है कोई पिक्चर भी चल रही हो सकता है कोई वीडियो भी बना रहा हो, आपकी फोटो कहीं भी आ सकती है। तो आप ये नहीं कह सकते हाय हाय मेरी फोटो क्यों खींच ली। आप पब्लिक प्लेस में गए थे, लेकिन उसी पब्लिक प्लेस के अगर आप वॉशरूम में चली जाती हैं तो आपकी 100% गारंटीड है। वॉशरूम के अंदर आपके अपने घर में प्राइवेसी जो है वो 100% है। और यहां मैं उस्मा जी 1 मिनट दीजिएगा, यहां मैं हर मर्द हजरात और हर खातून से ये कहूंगा कि ये एक डिवाइस होती है, इसको अपने बैग में ऐसे ही रखें जैसे आप लिपस्टिक रखते हैं। ये बड़ी छोटी सी डिवाइस है, मैं इसको खोल के दिखाता हूं कितनी छोटी सी है इसकी, लेकिन ये इतनी आजकल की तारीख में इतनी ज्यादा जरूरी है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि इस चीज का मीनिंग क्या है। और ये इसका प्रैक्टिकल साइज है, लिपस्टिक से थोड़ी सी बड़ी है ये लीजिए, ये छोटी सी डिवाइस है। ये डिवाइस करती क्या है, ये आप कहीं अपनी ड्रेस चेंज करती हैं, किसी वॉशरूम में जाती हैं, किसी होटल में जाती हैं, कहीं कहीं भी जाती हैं, ये आपको सिग्नल बता देगी कि आपके आसपास या तो कोई कैमरा है हिडन या रिकॉर्डिंग डिवाइस है। कोई बहुत ही ज्यादा मतलब 1000 में से कोई एक डिवाइस ऐसी होगी जो इसको नहीं कैच कर सकती, लेकिन आज की तारीख में जहां स्टोर में, रेस्टोरेंट में या वहां कहीं भी आप सोचते हैं कि हिडन, आपके अपने घर में आपका कोई फैमिली मेंबर या आपको अगर शक होता है कार में या वहां, आप हर जगह के ऊपर इस छोटी सी, और ये मेरे ख्याल से हर लेडी के मतलब उसमें बैग में ही आ जाए। क्या है इसका नाम, कैसे? इसका नाम है जी वायरलेस सिग्नल एंड हिडन कैमरा डिटेक्टर। मैं इसकी वो डिटेल्स उस्मा जी के साथ शेयर कर लूंगा, वो आप सबको लिख देंगी। ये मैंने अमेजोन से लिया है, अमेजोन में अवेलेबल है। एक मिनट थोड़ा देखो। अच्छा जी जी जी, हाँ, फोटो खींच लिया। वायरलेस सिग्नल एंड हिडन कैमरा डिटेक्टर X13 एक मिनट 6th ऊपर गियर करना। सिग्नल। जी गुलनाज ढूंढ रही है, गुलनाज शेयर कर देगी। $35 की अमेज़न पे। ये मस्ट है। ये वाला जो धोखा है ये आपके उसका साथ कहीं भी हो नाम सकता ऊपर है। करना दत्ते का। सभी वो अभी शेयर कर देते हैं चैट में, आप लोग चैट पे नजर रखें, अभी गुलनाज शेयर कर देती हैं। हाँ जी गुलनाज जी जरा हेल्प कर दें। ये हर बैग में होना जो है ये बड़ा जरूरी है। आप बहुत कॉन्फिडेंट हो सकते हैं इसके साथ, आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि कहीं भी आप ये नहीं सोच सकते कि मेरे साथ धोखा हो रहा है। आप किसी के घर जाएं, आप कहीं जाएं, मुंह से कोई बात निकालने वाले हैं, बात करने वाले हैं, और इसके लिए कुछ ऐसा भी नहीं है कि आपने इसको बाहर निकाल के ऐसे कोई धूप अगरबत्ती कुछ करना। अगर ये आपके पास है तो ये आपको सिग्नल बता देगा कि कुछ है आसपास, कोई चीज आपकी रिकॉर्ड कर रही है या कोई कैमरा आपको देख रहा है। और ये मेरे अपने ख्याल से ये कोई बहुत महंगी चीज नहीं है, महंगी होती तो शायद मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो ये बड़ी कॉमन सी चीज है, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी आज की तारीख में नहीं है, क्योंकि वॉशरूम सेफ नहीं है। मैं तो कहूंगा कि किसी का घर भी सेफ नहीं है, कुछ नहीं पता कौन खुराफात किसके दिमाग में जो है वो आई हुई है। ये गुलनाज जी कितने का है ये $35 प्लस टैक्स। अच्छा, नो, वॉशरूम वगैरह क्यों सेफ नहीं है? देखिए जो पब्लिक प्लेस है ना वो अब कुछ भी नहीं है। मैं क्योंकि इस काम में हूं या वैसे पब्लिक से मेरा लेना देना है, बड़ी अजीब अजीब सी बातें होती हैं।
मैंने ये बहुत कॉमनली देखा है कि हस्बैंड अपने घर में कैमरा लगा के चले जाते हैं कि वाइफ क्या मेरे पीछे से करती है, या मैं क्या बात कर रही है, अपनी माँ से क्या बात कर रही है, या किससे बात कर रही है। वाइफ भी ऐसे काम करती है, तो लोग एक दूसरे के ऊपर ही लगे रहते हैं। हम किसी के ऊपर शक नहीं कर रहे, ये सही बताया। बट सच्ची बात ये है कि ये होता है, और फिर वो रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर झगड़े होंगे, बहस होगी। आतिया जी लिखती है, बट अबाउट अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करना वॉइस और वीडियो बताए बगैर, तो वो भी पता चल जाए। वायरल सिग्नल एंड हिडन कैमरा। नहीं, ये जो अपने मोबाइल से आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, ये तो आपके अपने हाथ में मोबाइल है ना। अपने नहीं मोबाइल से तो नहीं वैसे भी कुछ छुपी हुई चीज तो होती ही नहीं। अगर नहीं नहीं, अपने मोबाइल से नहीं, सॉरी मैं बात थोड़ी सी काटूंगी। मेरा मतलब था कि अगर हम किसी जगह जा रहे हैं और स्पाई कैम नहीं लगा हुआ, लेकिन कोई अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा है, वॉइस हो या वीडियो हो, वो भी पता चल जाता है। मैंने अच्छा। यही बात अभी थोड़ी देर पहले कही कि अगर आप कहीं जाते हैं तो आप प्राइवेसी एक्सपेक्ट भी नहीं करते जी। हर डिवाइस को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। आप जैसे, मैं मॉल में गया तो कोई मेरी फोटो ले लेता है, तो ये उसका हक है, ना मैं उसको रोक सकता हूं, ना मैं उसको पकड़ सकता हूं, ना उसके ऊपर कोई लिमिटेशन है कि वो ना करे। सुरन जी, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जी जी। ठीक है, स्टार्ट तो मैंने कहीं और से करना था, लेकिन अब चूंकि ये बात चली है, तो अगर मैं अपने बच्चों के साथ ड्राइववे में हूँ, लॉन में हूँ, तो कोई भी मेरी पिक्चर आके खींच सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो वो राइट्स किधर गए हम लोगों के? देखिए, कंसेंट कहाँ गया? नहीं, इसमें उस्मा जी समझते हैं क्या होता है। प्राइवेसी क्यों नहीं? प्राइवेसी की डिग्रीज होती हैं, प्राइवेसी की डिग्रीज होती हैं। जैसे प्राइवेसी की एक डिग्री है वॉशरूम में, 100%, 100%। मेरा अपना बेडरूम है, जी मेरी प्राइवेसी जो है वो मेरी और मेरी वाइफ के बीच में शेयर्ड है। जी मैं ये नहीं कह सकता कि तुम बेडरूम से बाहर निकल जाओ, है ना। तो एक हद तक मेरी प्राइवेसी की डिमांड है, उसके बाद नाजायज है। अगर मेरे खिड़कियां दरवाजे खुले हुए हैं घर के, जैसे मैंने बताया ब्लाइंड्स नहीं है, तो मेरी प्राइवेसी का लेवल कुछ और है। और जब मैं ब्लाइंड्स गिरा देता हूं तो मेरी प्राइवेसी का लेवल कुछ और है। मैं कुछ कब एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मैं बाहर अपने ड्राइववे में आ जाता हूं तो मेरा जो लेवल है वो एकदम डाउन हो जाता है। लॉ इसको इस तरीके से देखता है कि आप क्या प्राइवेसी एक्सपेक्ट कर रहे थे। आप एक तो ओपन में आके खड़े हुए, और दूसरे आप ये देखते हो कि लोग आपकी तरफ देखें नहीं या कैमरा लगाए नहीं। अच्छा, इसमें एक और चीज है, क्या कैमरा आपके ऊपर फोकस्ड था, आपकी सर्विलेंस करी जा रही थी, या आप अचानक आ गए। अगर मैं मान लीजिए प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हूं और मैं आपके घर के बाहर खड़ा हूं, अपनी गाड़ी में बैठा हूं, आप मुझे नहीं देख सकते, लेकिन मैं आपका वीडियो बना रहा हूं, आप उठा रही हैं वेट और आप कूड़ेदान में रख रही हैं, और उधर से आप ऑफिस में शॉर्ट टर्म डिसेबिलिटी लेके चल रही हैं कि मैं तो हिल भी नहीं सकती, तो आपकी प्राइवेसी की जो एक्सपेक्टेशन है वो जीरो है। राइट, ये मतलब ये बिल्कुल वैसे वाली बात है कि मैं रात को 2 बजे घूम रहा हूं और एक पुलिस वाला कहता है जरा मुझे आईडी दीजिए और बताइए कहां जा रहे हैं। मैं कहूंगा जी तू कौन होता है, मेरी प्राइवेसी है, मैं तो नहीं बताता। तो भैया तेरी कोई प्राइवेसी नहीं है। तो हेल्प मी अंडरस्टैंड कि जी। इन्वेस्टिगेटर और डिटेक्टिव में क्या फर्क है? अच्छा, इन्वेस्टिगेटर, पहले डिटेक्टिव का समझ लेते हैं। डिटेक्टिव जो है वो एक पुलिस की पोस्ट है। डिटेक्टिव सिर्फ पुलिस में होते हैं, प्राइवेट नहीं होते? प्राइवेट नहीं होते। अगर मैं मान लीजिए किसी को कह देता हूं जी मैं डिटेक्टिव हूं, तो मैं इंपोर्सनेशन कर रहा हूं, मैं मिसलीड कर रहा हूं किसी को, मैं धमका रहा हूं या मैं धोखा दे रहा हूं। ये बिल्कुल वैसे ही है कि मैं मिलिट्री में हूं, मैं हूं असल में सिक्योरिटी गार्ड और मैं किसी को कहता हूं मैं तो मिलिट्री में हूं, तो ये इंपर्सनेशन है।
तुम नहीं हो, ना तुम्हारा कोई हक बनता है। डिटेक्टिव ओनली एंड ओनली पुलिस में होते हैं। हम लोग प्राइवेट में सिर्फ इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं। इन्वेस्टिगेटर्स पुलिस में भी होते हैं, लेकिन डिटेक्टिव्स तो बिल्कुल पुलिस में होते हैं। स्पाइस जो होते हैं वो इंटरनेशनल होते हैं, विद इन द कंट्रीज। या तो जो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हैं उनका पुलिस से रिलेशन कैसा है? इसका एक जवाब तो ये है कि पुलिस का प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर से कोई लेना देना नहीं है। प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर अपना काम कर रहा है, पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं। अगर मुझे मान लीजिए कि मैं आपके घर के बाहर कोई सर्वेलेंस कर रहा हूं, आपको शक होता है या पुलिस वाले को शक होता है कि ये, आप 911 कॉल कर देती हैं, मेरे घर के बाहर एक आदमी बैठा है और मुझे उस आदमी पे शक है। अब पुलिस वाला आएगा और पुलिस वाला मुझसे पूछेगा कि भाई साहब आप कौन है, जरा अपनी आईडी दिखाइए। मैं उसको कहता हूं मेरा नाम सुरेंद्र अरोड़ा, मैं एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हूं। वो बोलता है लाइसेंस दिखाओ अपना प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन का। मैं प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन का उसको अपना लाइसेंस दिखाता हूं। वो मुझसे यह जानना चाहेगा कि मैं किसके बिहाफ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं। वो जो इंसान जो इन्वेस्टिगेशन करा रहा है, क्या वो ऑथराइज्ड है या नहीं है। और उस आदमी, मुझे तो कोई भी कह सकता है कि उस्मा जी के पीछे लग जाओ। ये मेरा काम है ये जानना कि वो आदमी करवा सकता है कि नहीं करवा सकता। ये उस आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मान लीजिए आपकी कोई सहेली है, मान लीजिए आपका कोई दुश्मन है, मेरे पास आता है और वो कहता है कि उस्मा जी के बस पीछे लग जाओ और देखो किससे मिलती हैं जरा, मुझे अगले 3 दिन सुबह से लेकर शाम तक की उस्मा जी की डिटेल चाहिए। अब मुझे ये जानना है कि भाई तेरा लेना देना क्या है उस्मा जी से। नहीं मैं कॉम्पिटिटर हूं, या वो मेरी बहन है, या मेरा ये है, तो सॉरी जी मैं नहीं कर सकता। आपका कोई लेजिटिमेट रीजन नहीं है। मैं तुम्हें $1,00,000 दूंगी, मैं तुम्हें 10,000 दूंगी, मैं तुम्हें 20,000 दूंगी, आप मुझे 5 मिलियन डॉलर दे दीजिए जी, मैं नहीं कर सकता। यू हैव टू प्रूव योर लेजिटिमेसी कि आप करवाना क्यों चाहती हैं, आपका हक क्या है किसी इंसान के ऊपर नजर रखने का। अक्सर केसेस में स्पाउसेस एक दूसरे पे प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर करते हैं, वो बहुत कॉमन कार में ट्रैकर भी लगाते हैं। ठीक है, तो क्या वाइफ या हस्बैंड अपने स्पाउस पे केस कर सकता है कि इसने मेरे ऊपर एक हायर किया इन्वेस्टिगेटर? देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि एक हस्बैंड मेरे पास आता है और वो कहता है कि मुझे अपनी वाइफ की इन्वेस्टिगेशन करानी है। मुझे उन दोनों, मतलब मुझे सबसे पहले तो हस्बैंड की आईडी चाहिए, मुझे उनकी मैरिज का प्रूफ चाहिए। मुझे क्या मालूम, आप तो कह रहे हैं कि फलाना, मतलब फलानी औरत मेरी बीवी है, मुझे क्या मालूम बीवी है या नहीं है। मैं कैसे बात तुम्हारी मान लूं? ऐसे तो हर आदमी हर औरत को कह देगा कि इसके बारे में पता करो वो मेरी बीवी है। अगर मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं भी होता, तो आप एक ही घर में रहते हैं या कोई प्रॉपर्टी आपकी, कुछ ना कुछ तो आपके पास ऐसा प्रूफ होगा जो आपको हस्बैंड वाइफ प्रूफ करता हो। आपकी इंटेंशन क्या है, आप क्यों करवाना चाहते हैं, भाई मुझे डिवोर्स चाहिए। तो ये जो सारी चीजें हैं, मैं ये पूछ नहीं रहा, ये मैं आपसे लिखवा रहा हूं, मैं नोट्स बनवा रहा हूं, मैं आपसे साइन करवा रहा हूं, और मैं वो एक तरीके का एफिडेविट है कि आप जो भी कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं और ये बेस्ट ऑफ द नॉलेज है। अगर आप इसके अलावा कुछ और साबित होते हैं तो आप कसूरवार है, मैं एज ए प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर कसूरवार नहीं हूं। मैं आपके कहने के ऊपर, आपके स्पाउस के ऊपर कर रहा हूं, और मुझे लगता है कि लेजिटिमेट रीजन है, आप डिवोर्स ले रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, तो ठीक है, होगा। एक चीज देखिए, इन्वेस्टिगेट करने में और शक करने में फर्क होता है। इन्वेस्टिगेटर कभी भी शक नहीं करता, आप अच्छे हैं, आप बुरे हैं, आपने कुछ गलत किया होगा, सही किया होगा। जजमेंटल नहीं हो सकता इन्वेस्टिगेटर, उसकी कोई वैल्यूज नहीं है इन्वेस्टिगेटर की।
नहीं वो पर्सनल हो रहा, अच्छा वो ऐसे करती है, ये तो गलत करती है, मैं देखता हूं। एक आदमी रिपोर्ट मांगता है, वो आदमी उसका रिपोर्ट मांगना लेजिटिमेट है या नहीं है। अगर उसका एक एम्प्लॉयर अपनी एम्प्लॉय के ऊपर सर्वेलेंस कर सकता है, अगर कोई है ही नहीं, अगर वो कहता है कि जी मेरा प्रोस्पेक्ट है ये, मैं इसको हायर करना चाहता हूं, तो इसका रिज्यूमे क्या है, जॉब क्या है, जॉब से पहले की जो फॉर्मेलिटीज हैं वो हुई हैं कि नहीं हुई, वो बताओ मुझे, आपने एडवर्टाइज कब करी थी जॉब, मुझे सारी की सारी वो, इससे पहले कि मैं उस आदमी के पीछे जाऊं, मेरे पास सारा का सारा ऑन पेपर रिकॉर्ड होना चाहिए कि मैं किस वजह से इस आदमी में इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं। सिर्फ बातें करके और कॉफी पी के और फोन के ऊपर आप मुझे सेटिस्फाई नहीं कर सकती। और अगर मुझे कहीं भी लगता है कि ये कहीं गड़बड़ हो रही है तो आई वुड से नो, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इसके लिए क्रिमिनली लायबल हो जाता हूं। यहां पर एक और बात बड़ी जानने की जरूरी है। मान लीजिए कोई इंसान आपको फॉलो कर रहा है, कोई भी, और आपको लगता है कि ये इन्वेस्टिगेट कर रहा है या ये मेरा पीछा कर रहा है या क्या है, उस आदमी की क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्वेस्टिगेटर की क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां से स्टार्ट होती है जब आप उससे मुड़ के पूछते हैं, आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं, आप मेरा पीछा मत कीजिए। जैसे ही आपने ये वर्ड यूज किया, अगर वो इन्वेस्टिगेटर है तो उसको गायब हो जाना चाहिए। उसको कोई भी हक नहीं रह जाता कि वो अगले 1 मिनट भी आपको फॉलो करे। अगर वो आपको फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब है कि आप डर रहे हैं, आप इधर उधर छुपने की कोशिश, आपको पता है मेरा कोई पीछा कर रहा है, लेकिन आप उसको कन्फ्रंट नहीं कर रहे। तो सबसे पहले काम क्या करना चाहिए कि आप किसी सेफ प्लेस में पहुंचे, ना 2-4 लोग और हों, इमीडिएटली उसके पीछे मुड़े और पूछे कि व्हाई यू, आई फील यू आर फॉलोइंग मी, व्हाई यू आर फॉलोइंग मी, आई डोंट वांट यू टू फॉलो मी। तो वो इन्वेस्टिगेटर है तो उसको तो उसी सेकंड हवा में इवेपोरेट हो जाना चाहिए, गायब हो जाना चाहिए। और अगर वो नहीं है, अगर वो आम आदमी है तो भी उसको इधर उधर हो जाना चाहिए। वरना चाहे वो इन्वेस्टिगेटर हो चाहे वो आम आदमी हो, उसके ऊपर स्टॉकिंग का चार्ज लग जाता है कि वो आपको स्टॉक कर रहा है, और उसके लिए वो बड़ा, और इन्वेस्टिगेटर के लिए तो आप ये सोचिए कि अगर मैं इन्वेस्टिगेटर हूं और मेरे पे स्टॉकिंग का इल्जाम लग जाता है तो मेरा लाइसेंस गया, मेरे ऊपर 50,000, लाख, 10,000, 20,000 का फाइन हो गया, 25,000 का फाइन हो गया, और मेरे जेल जाने के चांसेस है। मेरा इन्वेस्टिगेटर होना मुझे कहीं से ये अलाउ नहीं करता कि जी है मैं तो जी इन्वेस्टिगेटर हूं, मैं तो आपका पीछा करूंगा ही करूंगा, मुझे तो आपके हस्बैंड ने कहा है, मुझे तो किसी ने कहा, नो वे। उसी सेकंड उसी जगह से गायब। नेक्स्ट मूवमेंट जो है वो आपके लिए मुसीबत, मतलब मेरे लिए इन्वेस्टिगेटर के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। एक आम आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम है, एक इन्वेस्टिगेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है कानून को फॉलो करने की, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर से ये उम्मीद की जाती है, तवक्को की जाती है कि तुम लॉ को ज्यादा फॉलो करोगे, बजाय के एक आम आदमी से जिसको शायद लॉ का पता भी ना हो। पर तुमने तो एग्जाम दिए हैं, तुम्हारी तो, आप ये यकीन मान लीजिए कि ये एक लाइसेंस लेने के लिए मुझसे 6 से 8 साल लग गए, और सॉलिसिटर जनरल ऑफ कनाडा जो है वो इसको मॉनिटर करते हैं, उनका ऑफिस मॉनिटर करता, तो बहुत ज्यादा सख्त हैं जी। गुलनाज जी। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं किसी पिकनिक पे गई हूँ, मॉल पे गई हूँ, कहीं भी बाहर गई हूँ, और मैं किसी की पिक्चर उसकी परमिशन के बगैर ले सकती हूँ? बिल्कुल ले सकते हैं जी। देखिए एक बहुत सीधा सा फॉर्मूला है। सीधा सा फॉर्मूला ये है कि आप, जो सामने वाला इंसान है, वो किस किस्म की प्राइवेसी एक्सपेक्ट करता है। आप अगर बाग में खड़ी हैं तो आप लोगों को उससे क्या उम्मीद करती हैं कि वो अपने कैमरे बंद कर देंगे और वो कर देंगे, मतलब आपसे दूर भाग जाएंगे 10-10 फुट की दूरी पे। बट किसी को फोकस करके उसका पिक्चर खींचना, गलत डू यू देखिए थिंक? हाँ हाँ, अगर कोई आपको
फोकस कर रहा है तो बात अलग हो जाती है। अगर मान लीजिए कि आपको मैंने एक फोकस, मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, आप बाद में गई, मैंने आपकी एक फोटो ले ली, मैंने आपके फेस की फोटो ले ली या एक ही ले ली, तो उसमें कोई हाय तौबा नहीं है, उसमें कोई मतलब ऐसी नहीं, ठीक है ले ली, तुम्हारी ऐसी कोई मतलब एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी। और अगर तुमको ज्यादा ये इतराज था तो आपको कह देना चाहिए आप मेरी फोटो डिलीट कर दें, और उस आदमी को डिलीट कर देनी चाहिए। लेकिन अगर आप पुलिस के पास चले भी जाए तो पुलिस एक फोटो खींच ली, कौन सी आफत हो गई, और वो दूसरे आदमी को कहेंगे यार तुम क्यों नहीं डिलीट कर देते, मतलब इतनी क्या मारामारी होगी। लेकिन अगर आपके ऊपर आपकी 100 फोटोएं खींच ली हैं उसने, या 20-30 खींच ली हैं क्लिक के बाद क्लिक, और अलग अलग पोस्ट के अंदर, तो इसका मतलब यह है कि वो गड़बड़ है। देन यू हैव अ राइट टू प्राइवेसी। डिग्री का फर्क पड़ जाता है ना दोनों मामलों में। अब जैसे आप देखती हैं यूट्यूब पे देखते होंगे, बड़ी सारे वीडियोस हैं, लोग मॉल में आ रहे हैं जा रहे हैं, वीडियो बनाने वाले बना रहे हैं। अब कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि तुम अपना ये सारा हिसाब किताब बंद करो, मैं मॉल आई हूं तो मुझे घूमने दो, मेरी फोटो कोई नहीं लेगा, तब तक तुम अपना रोक दो सारा हिसाब किताब, जब तक मैं अपनी शॉपिंग पूरी नहीं कर लेती, मेरा प्राइवेसी का हक है। ऐसे नहीं होने वाला, तो मत करो फिर तुम, क्योंकि क्योंकि हम आप तो प्राइवेट किसी प्लेस, का पेट, इवन कि किसी के पेट की पिक्चर खींचने में पूछते हैं कैन यू टेक अ पिक्चर। वो तमीज है, वो तमीज है या लिहाज है या आपसदारी जिसको कहते हैं ना, कभी एक तमीज नाम की भी तो चीज होती है, अभी किसी से पूछ लो। जी, ये मदन अंकल पूछ रहे हैं कि अगर मॉल में या किसी जगह पे अगर कोई आपको स्टेयर कर रहा है तो इज इट गुड, लीगल है ये? नहीं जी, इसमें कोई इलीगल वाली बात नहीं है। अगर एक ही जगह खड़ा हुआ आपको कोई स्टेयर कर रहा है तो एक ये भी तो चांस हो सकता है कि वो इंसान ही महंगा हो, वो देख किसी और को रहा हो नजर। एक चीज, दूसरी चीज क्या है कि कई बार क्या होता, और ये आपने भी देखा होगा कि आप किसी की तरफ देख रहे हो बट आप देख नहीं रहे, आप खोए हुए हो, कोई सोच रहे अपने ही हो। ख्यालों में खोए हुए हो। कई बार चीज आपके सामने पड़ी है, आपको नहीं नजर आ रही, तो आपको लग रहा है, वो दूसरे को लग रहा है क्या, मतलब आप देख क्यों नहीं, ये पड़ी तो हुई है सामने, आप कहते हैं हाँ। जब किसी ने ध्यान दिलाया तब आपको दिखाई वो चीज, अदरवाइज वो तो थोड़ा सा आप परे हो जाए। वो अब सड़क पे खड़े खड़े लीगल इलीगल तो नहीं आप शुरू कर सकते हैं। जी प्रभा जी। या जी प्रभा जी, जी। मेरे को, मैं आपकी बहुत देर से बातें सुन रही हूँ, और कुछ बातें मेरे लिए पहली बार नहीं है। पहली बार मैं इस तरीके की बातें जान पा रही हूँ, तो मैं कुछ जानकारी चाहती हूँ आपसे, क्योंकि मेरे को बहुत पहली बार ऐसा मौका पड़ा, मैं आ, आप जैसी आपसे मीटिंग कर पा रही हूँ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरे को डिटेक्टिव का मतलब मालूम हो गया कि पुलिस में होते हैं खाली। मेरे को इन्वेस्टिगेटर्स मालूम हो गए, प्राइवेट भी होते हैं, गवर्नमेंट के भी होते हैं। एक आपने और जिक्र किया था स्पाइस, व्हाट आर दे, एंड उनका क्या होता है, कि वो पुलिस में होते हैं या दोनों में होते हैं या प्राइवेट होते हैं या स्पाइस ज्यादातर जो है वो मिलिट्री में होते हैं, या स्पाइस तो हिंदी में क्या कहते हैं? स्पाइस को हिंदी में, हिंदी में जेम्स बॉन्ड। नहीं, जासूस। जासूस तो जासूस। डिटेक्टिव भी जासूस ही होता है। जासूस, जासूस ओके। तो डिटेक्टिव भी जासूसी। अच्छा, हाँ, मैं इसका इसका स्पाइस का मतलब जानना चाह रही थी। जी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा। स्पाइस वो होते हैं जो अक्रॉस द बॉर्डर काम करते हैं। ओह, आई सी। जैसे जैसे कनाडा का स्पाई अमेरिका में है या चाइना में है, या चाइना के स्पाइस जो है वो कनाडा अमेरिका में है, अक्रॉस द बॉर्डर। अक्रॉस द, मतलब गुप्तचर, मेरे हस्बैंड पीछे से बोल रहे हैं गुप्तचर कहते हैं। हाँ, वही वही गुप्तचर, जी जी बिल्कुल, गुप्तचर। गुप्तचर कहते हैं। ओके, गुप्तचर। अच्छा, एक क्वेश्चन और है। गुप्तचर विभाग भी कहा जाता है ना इसको, गुप्तचर गुप्तचर विभाग भी विभाग, कहा हाँ जी। जाता है, मतलब ये तो अंडर, अगर सरकार ये के तो अंडर अंडर हुए तो कवर है, गवर्नमेंट टोटल अंडर कवर है। अंडर कवर होते हैं। जी एक बात आपसे और पूछना चाहती हूँ, इट इज वेरी पर्सनल, आपसे जी। पूछना चाहती हूँ, जैसे हर आदमी अपनी अपनी अलग अलग तरीके से जॉब करता है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, आपको क्या लगा कि मैं इस लाइन में जाऊं? देखिए ये सवाल अच्छा है। एक तो हम जाते हैं थोड़े से हमारी कंट्री के बैकग्राउंड में, ठीक है।
अपनी उम्र में जाता हूं, हम जो बच्चे होते थे, हम में से एक तो चोर सिपाही या छुपन छुपाई का खेल होता था, है ना? हर बच्चा जो है वो जासूस बनना चाहता था, या पुलिस वाला बनना चाहता था, या मिलिट्री में बनना चाहता था, या थोड़े बड़े हुए तो स्काउट होना चाहते थे, या एनसीसी में होना चाहते थे। फिर मेरी जो बैकग्राउंड रही वो साइकोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में, बेसिकली ह्यूमन माइंड के आसपास। ओके। तो मैं ये समझता हूं कि इन्वेस्टिगेशन में जो है, अगर आप इसके डीप में जाएं तो सिवाय ह्यूमन माइंड के कुछ भी नहीं मिलता आपको। अगर आप यकीन मान लें कि किसी इंसान को अगर आप कुरेदना शुरू करें और उसके अंदर जाना शुरू करें, आप कान पकड़ लेंगे, आप सोच नहीं सकते कि उसके अंदर क्या क्या है और उसके अंदर क्या क्या मतलब छुपा हुआ है। जो बाहर से नजर आता है ना, वो बिल्कुल सिर्फ इतनी है जैसे बल्ब में से, या आपको जब वो रेलगाड़ी आती है तो रेलगाड़ी में से बाहर के जो आपको डब्बे नजर आते हैं, उस रेलगाड़ी के अंदर क्या क्या मतलब हिसाब लगे हुए हैं और क्या क्या चीज नहीं है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कभी आप क्राइम की हिस्ट्री पढ़े कि क्राइम कैसे होते हैं, कौन लोग क्राइम करते हैं, कभी आप सीरियल किलर्स के बारे में पढ़े, क्योंकि अब ये सारे का सारा हम पढ़ते हैं, अगर आप सीरियल, आप हैरान होंगी कि सीरियल किलर्स जो हैं वो, और मैं मतलब विदाउट बीइंग सब्जेक्टिव या विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट टू सर, औरतें ज्यादा सीरियल किलर होती हैं आदमियों से। आदमी जो सीरियल किलर्स होते हैं वो अनजान लोगों को मारते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक सीरियल किलर हूं, मैं अनजान, मुझे लगा कि जितने भी प्रोफेसर, मेरे दिमाग में घूम गया कि प्रोफेसर जो हैं वो गलत लोग होते हैं, और मैंने ढूंढ ढूंढ के 8वीं गली, 10वीं गली, 15वीं गली में प्रोफेसर ढूंढ के दूसरे शहर में जाके प्रोफेसर ढूंढने शुरू करके और मारने शुरू कर दिए। लेडीज का जो सीरियल किलर होते हैं, जो मैं मतलब मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं, यहां मैं जेंडर की कोई जजमेंटल नहीं हो रहा है, एक जनरल बात कर रहा हूं, वो आसपास के लोगों को मारती हैं, तो दूर नहीं जाती, वो ढूंढने नहीं किसी को जाएंगी। बहन, बच्चा, माँ, भाई, आसपास के लोग, दोस्त, सहेली, उसको दूसरी गली में नहीं जाना। Want to kill only. जी जी, वो सीरियल किलर में तो यही होता है ना, मतलब किल करना, तो कोई मतलब लॉजिक नहीं है, एक फितूर दिमागी बीमारी भी मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि बीमारी तो डॉक्टर का वर्ड है, लेकिन एक जहन में एक खास तरीके का तनाव आ जाता, जिस तनाव की वजह से इंसान, देखिए बीमारी जो है वो इंसानों का बनाया हुआ शब्द है। नेचर में बीमारी नाम की कोई चीज नहीं है। नेचर के लिए वीड भी उतनी, मतलब जैसे बाग में वीड आ जाती है ना, हमारे बैकयार्ड में वीड आ जाती है या कुछ आ जाता है, नेचर घास और वीड में कोई फर्क नहीं करती। नेचर के लिए दोनों बराबर हैं। नेचर के लिए फूल और कांटे में भी कोई ज्यादा फर्क नहीं है। वो दोनों को रोशनी देती है, दोनों को खाद देती है, दोनों को, बारिश का पानी जितना फूल के पास जाता है उतना कांटे के पास भी जाता है। तो कानून भी जो है वो इंसानों के बनाए हुए हैं, तो इंसानों के लिए है। नेचर के लिए ना कुछ गलत है ना कुछ सही है। तो इसकी कोई खास वजह है? सॉरी, इसकी कोई खास वजह है कि जो लेडी इसको ज्यादा, आप बोल रहे हैं कि वो ज्यादा करती है? देखिए ये पर्सनालिटी में आ जाता है, इसके लिए हमें फिर क्राइम से हटके हमें साइकोलॉजी में जाना पड़ेगा। नहीं, एक चीज इसकी वजह ये है कि औरतों को इतनी चॉइस मिलता नहीं है, वो इतना बाहर जाती नहीं है। उनका जो वर्क एरिया है या उनका जो मूवमेंट का जो एरिया है वो बड़ा रिस्ट्रिक्टेड होता है। अगर मुझे आदमी लोग बुरा ना माने तो आदमी थोड़ा सा आवारा होता है ना, कि अगर वो 4 गली 10 गली अगले मोहल्ले में जा भी रहा है तो उसको कोई पूछने वाला या उसको कोई देखने वाला नहीं है। औरत के ऊपर तो नजर है, तो उसके पास वो चांस नहीं है कुछ भी ऐसा करने की। जी गजाला जी।
जी, इट्स क्वाइट माइंड ओपनिंग, मतलब इतनी सारी चीज़ें हमें पता चल रही हैं। अच्छा, मुझे बड़ा इंटरेस्ट है मिस्ट्री में, तो मैंने जी बड़ी मर्डर मिस्ट्रीज की वीडियोस वगैरह मैं देखती रहती हूँ। और 70s में एक किलर था, टेड बंडी। जी तो अभी जैसे आपने बात की कि बहुत सारी पर्सनालिटीज ऐसी होती हैं कि आप बता भी नहीं सकते। ही वॉज अ लॉयर, हम्म ही वॉज अ गुड लुकिंग गाय, वेरी वेल ड्रेस्ड। और हम्म यही वजह थी कि ही वॉज वेरी चार्मिंग, तो वो औरतों को अट्रैक्ट करता था। और दैट्स हाउ यूज्ड टू किडनैप वुमेन एंड यूज्ड टू असॉल्ट देम एंड किल देम। और वो पकड़ा भी नहीं जाता था। वो जी जी दो जी जी 2 दफा वो शायद पकड़ा गया था। और वो भी इन्वेस्टिगेशन में उनके पास कोई प्रूफ नहीं मिला था। इन द एंड वो उनकी मतलब कस्टडी से भाग भी गया, फिर खुद वापस आया, फिर उसने खुद कन्फेस किया। तब उनको पता चला कि इसने ये सब किया था। हालांकि 2 औरतें ऐसी थीं जो स्केप कर गई थी, भाग गई थी, बट स्टिल दे कुड नॉट प्रूव इट कि ही वाज द सेम गाय। बट दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, क्योंकि आप 70s में। टेड बंडी की बात कर रही हैं। जी आप दुनिया में कहीं भी किसी भी जब आप रिसर्च करेंगी सीरियल किलर्स के बारे में, तो टेड बंडी का नाम जो है वो सबसे टॉप पे आएगा। मैं एक इनफैक्ट वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहा हूं इन सीरियल किलर्स के ऊपर। तो उसमें टेड बंडी जो है वो सबसे ऊपर आता है। एक और है जैक द रिपर, तो एग्जैक्टली। जैक द रिपर भी सेकंड है। तो बहुत ज्यादा ये लोग हैं। और जैसे आपने कहा कि बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा। दुनिया में क्रिमिनल की एक खास पहचान होती है कि आप क्रिमिनल से बात करके नहीं ये जान सकते कि ये क्रिमिनल है। एग्जैक्टली। आपको एक मासूम आदमी जो गली में जा रहा है, वो उसको आपको लगेगा ये बड़ा गंदा आदमी, इस पर मुझे शक हो रहा। लेकिन जो असल में जो क्रिमिनल होते हैं उनके ऊपर आप शक नहीं कर सकते, वो आपको मौका ही नहीं देते। तो जो जिसके ऊपर आप शक नहीं कर पा रहे उसके ज्यादा अच्छे चांसेस हैं। जैसे अगर आप बॉलीवुड में लें, तो बॉलीवुड में क्या होता था कि ज्यादातर जो लोग विलेंस होते थे वो ज्यादातर शरीफ लोग होते थे आम जिंदगी में, और वो जो हीरो वीरो होते थे वो थोड़े से बदमाश टाइप के लोग होते थे। या जैसे सस्पेंस मूवी में बताते हैं कि जिसके ऊपर अपन शक करते इसके डिफरेंस मिलता है कि भाई जी जी ये जी 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 जी। एक लेडी हुई, उसका नाम था अगर मैं उसको ठीक स्पेल कर रहा हूं तो बेले गुनिस। उसने तकरीबन तकरीबन 14 लोग मारे, जिसमें से मैक्सिमम औरतें थी। अच्छा, ये भी एक पैटर्न देखा गया कि औरतें औरतों को ज्यादा मारती हैं, या आप उसको जेलसी कह सकती हैं, या तो 10-12। अच्छा, एक और पैटर्न देखा जाता है कि जब औरतें मारती हैं तो ज्यादा क्रूअल होती हैं, क्रुएलिटी उस किलिंग में ज्यादा होती है। मेरा अपना मानना यह है, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एज वेल एज साइकोलॉजी, कि क्योंकि सप्रेशन ज्यादा होती है इसलिए गुस्सा बहुत ज्यादा होता है। औरत को जबरदस्ती औरत बनाया जाता है। औरत इंसान होती है, लेकिन औरत के ऊपर दबाव डाल के उससे 24 घंटे औरत की एक्टिंग करवाई जाती है। उसके ऊपर बड़ी मुश्किल पड़ती है, और ये बात शायद औरतें भी नहीं जानती या नहीं समझती। लेकिन वो सप्रेशन जो है, वो गुस्सा जो है, वो अंदर इकट्ठा होता जाता है। जी गीता जी। हाँ, मैं ये सोच रही हूँ, शायद आप ये केस स्टडी के ऊपर बोल रहे हैं। जी जो औरतों को मारते हैं, इट मस्ट बी ऑन केस स्टडीज। जी 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 बिल्कुल, वो स्टैटिस्टिक्स कह लें, स्टडीज कह लें। स्टैटिस्टिक्स का है, जी पर जी मुझे ऐसा नहीं लगता है। जिसको जिस बात पे अड़चन होती है उसी से उसको गुस्सा आती जी जी है। नहीं, दैट इज द मेन थिंग। यदि किसी कोई ऑब्स्ट्रक्ट करता है, यदि कोई किसी को गलत व्यवहार करता है, some bad behavior, if somebody meets that, then that anger, boils जी inside. Otherwise तो नहीं होता ना। You cannot say this. This जी is based only on case studies till now. जी गीता जी, But there are case studies which are not even investigated. इन्वेस्टिगेट बिल्कुल। मैं आपसे बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूं। इसकी दो चीजें, एक चीज होती है ओपिनियन बेस्ड। मैं और आप जो बात कर रहे हैं वो ओपिनियन बेस्ड है।
हाँ, ठीक है। दिस इज एक ओपिनियन। दूसरी चीज होती है जो एकेडमिक बेस होती है, भाई ये हाँ वाला स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल है, चाहे वो हाँ पूरा है या या नहीं। नहीं है या गलत है या सही है, बट यही डाटा अवेलेबल है भाई हमारे बट पास। द थिंग, और एक चीज मुझे समझ में नहीं आया, इफ somebody takes your photo without asking you, जैसे कि मैं समझिए एक अच्छी मेरी लड़की को लेके मैं बाजार जा रही हूँ, कोई फोटो खींच रहा है जिसको मैं नहीं जानती हूँ, आई मे ऑब्जेक्ट, बिल्कुल, यू हैव I राइट should, टू ऑब्जेक्ट, I can object and I should you object. have a right to object and Yes. that person is under the obligation to delete it. हाँ बट ये ये सोशल लेवल हो गया ना जी, हाँ ये हाँ सोशल सोशल, लेवल हो गया। हाँ, अब बट सिक्योरिटी ऑफ द चाइल्ड इज मस्ट इन जी एनी जी जी, सिचुएशन, देखिए इन एनी इसमें क्या सिचुएशन। होता है, मैं आप ही का एग्जांपल लेके आगे चलता हूं। आप एक लड़की के साथ जा रही हैं, किसी ने फोटो खींच ली, आपने इतराज किया, आपका इतराज जायज है, दूसरे इंसान की ऑब्लिगेशन है कि वो उसको डिलीट करे, अब वो नहीं करता डिलीट, हो सकता है। आप पुलिस बुला लेती हैं, आप 911 कॉल कर देती हैं, 911 आ जाती है, पुलिस आपसे ये पूछती है कि जी आपका इशू क्या है, आप कहते हैं कि जी इस आदमी ने मेरी बेटी की या मेरे साथ एक लड़की थी उसकी फोटो खींची, उससे पूछा जाता है तुमने फोटो खींची, वो कहता मैं दुकान की फोटो ले रहा था, इनकी बेटी बीच में आ गई, हाँ वो हो सकता है। वो उसको कहेगा यार तू डिलीट कर दे, वो कहेगा जी मैं डिलीट नहीं करता, कर सकता, मैं डिलीट नहीं करता, तो पुलिस आपको कहेगी कि आप इसके ऊपर सिविल सूट कर सकती हैं, हम नहीं इसको फोटो लेने से मना कर सकते। ज्यादा पुलिस वाला कह सकता है कि दिखाइए जरा फोटो, वो भी अच्छा। उसकी मर्जी है, वो कहे मैं नहीं दिखाता, पुलिस उसका कैमरा नहीं छीन सकती जबरदस्ती, कोई ये मतलब पंजाब पुलिस नहीं है या दिल्ली पुलिस नहीं है कि डंडा मारूंगा तेरे में। इसका मतलब तो ये हुआ, वी आर ऑल्सो एनकरेजिंग क्रिमिनल्स इन आवर सोसाइटी। नहीं, पर आप इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंच जाती हैं कि जिसने एक फोटो ले ली वो क्रिमिनल हो गया, वो थोड़ा सा हार्श हो गया ना। वो क्रिमिनल हो भी सकता है ना, क्रिमिनल तो हो भी सकता है ना। ना, हो सकता है, प्राइवेसी नहीं रहती ना फिर जो वो जब पुलिस आएगी तो वो उसकी आईडी मांगेगी ना, वो तो पूछेगी, अच्छा अच्छा, वो जब पुलिस आएगी तो उससे पूछेगी भी तुम कौन हो, तुम कैमरा दिखाओ ना दिखाओ, पुलिस आपसे आईडी तो पूछ सकती है ना, और हाँ उसकी आईडी चेक भी कर सकती है, कभी इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, अगर इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो फिर तो वो 1+1 Yeah. कर सकते हैं, लेकिन अगर वो कोई मतलब आम चलता हुआ आदमी है तो उसको वो, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मैं कार चला रहा हूं और मान लीजिए कि मैंने बेल्ट नहीं बांधी या मैं 40 की जगह 45 पे चला रहा हूं या 50 पे चला रहा हूं, एक पुलिस वाला मुझे रोकता, वो मुझे कहता है मिस्टर रोड़ा यू आर ओवर स्पीडिंग, तो मैं उसको कहता हूँ आई एम सॉरी आई वाज, वो कहता है अच्छा लाइसेंस दिखा, वो मेरा लाइसेंस लेके जाता है, वो अपना रिकॉर्ड चेक करता है, वो देखता है ये आदमी 20 साल से गाड़ी चला रहा है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, दैट मीन्स के ये ठीक ठाक आदमी है, मुझे कहेगा आई एम वार्निंग यू डोंट डू दिस अगेन, 40 मीन्स 40 ओनली, 40 डजंट मीन 45, बट दिस इज माय वार्निंग, गो, ये उसकी डिस्क्रिशन है, क्योंकि उसको लगा कि 15-20 साल से आदमी गाड़ी चला रहा नहीं करता, ठीक है यार क्यों किसी आदमी को तंग करना है, या कभी कभी हो जाता ऐसे ही, जो जिस आदमी की कंप्लेंट आप कर रही हैं उसके बारे में चेक किया जाता और उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, पुलिस का काम क्राइम प्रिवेंशन है, लोगों को क्रिमिनल बनाना नहीं है कि जबरदस्ती जो मिले उसको घसीट लो, उसको पुलिस का इज्जत या पुलिस का डर ही खत्म कर दो, उसको डर रहना चाहिए, पर ये आदमी ओवरऑल शरीफ है, फोटो भी मैंने देख लिया, इसमें कोई नहीं है, ठीक है यार, जो आपको भी समझा देगा, इट्स ओके, ही इज नॉट गोइंग टू यूज इट, मैंने उसका नाम ले लिया, मैंने उसका फोन नंबर ले लिया, अगर आपको कहीं लगता है कि ये फोटो कहीं मिसयूज हो रही है आप हमें बताना, वी नो हाउ टू रीच हिम। अच्छा, एक चीज जी एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर इंसान खुद इतनी अपनी चीजें अपलोड कर रहा होता है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह पे, और एआई की वजह से किसी भी तस्वीर को उठा के कोई कुछ भी बना सकता है, तो प्राइवेसी तो वैसे ही हमारी इन्वेड हो चुकी है, क्योंकि आप किसी भी ऐप को जब डाउनलोड करते हैं तो वो आपसे जो एग्रीमेंट मांगता है, एंड में आप एग्री 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 करते हैं तभी वो एक्टिवेट होता है, तो ऑलरेडी प्राइवेसी तो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है सोशल मीडिया की वजह से और किसी भी ऐप के थ्रू।
जी, जब मैं उज़मा जी से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि हमने काफी प्रोग्राम्स किए हैं स्कैम्स के ऊपर। हाँ तो स्कैम्स का हम सबको पता है, तो मैंने कहा मैं उसी चीज पे फोकस करूंगा कि अगर कोई स्कैम का शिकार हो जाता है तो फिर प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर क्या कर सकता है, वो ये जानना आप लोगों का जरूरी है। क्योंकि हम प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर से, जैसे आपके लिए तो वो कोई स्कैम कर गया और गायब हो गया, किसी ने आपसे फोटो मांग ली, आपने फोटो दे दी, या किसी के पास आपकी फोटो है, वो आपको तंग कर रहा है, प्रोफाइल है, तो आपके साथ तो स्कैम हो गया, लेकिन वो इंसान है कौन वो हमें पता चल जाता, या हम पता कर सकते हैं। वो फिर उसकी, वो कहीं छुपा हो, अच्छा वो कहीं भी छुपा हो। एक तो बड़ी, मैं आपको एक बात बताऊं कि आप अगर एक बार लॉगिन भी कर गए ना ऑनलाइन, तो आप उस रिकॉर्ड को मिटा नहीं सकते, आई नो उस रिकॉर्ड को मिटा नहीं सकते। और किसी तक पहुंचना जो है, वो चाहे कहीं बैठा हो, कुछ भी कर ले, उसको ढूंढना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। खासकर जो डे टू डे जो क्राइम्स होते हैं वो उनमें। मैं एक चीज के बारे में और बात करना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग सारे ओंटेरियो की हद में रहते हैं। हम लोग मेरे ख्याल से यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो ओंटेरियो से ही हैं। यस तो मैं थोड़ी सी बात ओंटेरियो के प्रोविंस में जो लॉज हैं वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। एक तो जो ओंटेरियो का जो इन्वेस्टिगेटर है, अगर वो अपनी जेब में लाइसेंस लेके नहीं चल रहा तो वो काम नहीं कर सकता। कोई वो आपको मना नहीं कर सकता कि मेरे पास लाइसेंस है लेकिन मैं अभी मेरी जेब में नहीं है। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और उसको पता चलता है कि वो ऐसा कोई काम कर रहा है तो वो अरेस्ट हो सकता है। अगर वो लाइसेंस लेके कल मैं दिखा दूंगा वाला कोई काम नहीं है, या मैं बाद में लेके आ जाऊंगा, वो कोई चक्कर नहीं है। अभी का मतलब अभी, ठीक है। तो लाइसेंस होना और अपडेटेड जो होना है वो बड़ा जरूरी है। दूसरी बात क्या है कि उसके पास ऐसे कोई हक नहीं है जो आपके, जो आम इंसान के पास हक नहीं होते। जो आप आम इंसान का हक है वो एक इन्वेस्टिगेटर का हक है। बात सिर्फ इतनी है कि वो, उसको इन्वेस्टिगेटिंग स्किल्स आती हैं और वो किसी तीसरे इंसान के बारे में इन्वेस्टिगेट कर सकता है, आप नहीं कर सकते। नहीं, कोई भी इन्वेस्टिगेटर किसी भी इंसान की प्राइवेसी को वायलेट नहीं कर सकता कि जी मैं इन्वेस्टिगेटर हूं तो मैं तो आपको जी घर में घुस जाऊंगा और आप कहीं भी चल रहे हो मैं फोटो खींच लूंगा, या मैं, क्योंकि मैं इन्वेस्टिगेटर हूं। ऐसा कोई तू फन्ने खां नहीं है, या ऐसा कोई तेरे को हक नहीं है कि तू उस लाइन को क्रॉस करे जिसको दूसरे क्रॉस नहीं कर सकते। अगर आप अपने घर की खिड़की खोल के बैठे हैं तो फिर आपका पड़ोसी भी आपकी फोटो खींच सकता। खिड़की खुली है, वो चाहे दूरबीन से देखे चाहे फोटो खींचे। अगर आप पर्दा कर देते हैं तो बाहर वालों के हक खत्म हो जाते हैं। आप अपने डोमेन में चले गए, वहां पे आपका हक जो है वो शुरू हो गया। तीसरी चीज जो क्या है कि कोई भी इंसान आपकी आवाज को टेप नहीं कर सकता, वो चाहे इन्वेस्टिगेटर हो चाहे दुनिया का कोई और इंसान हो, अगर वो खुद उस कन्वर्सेशन का पार्ट नहीं है। आप एक लेडी हैं, आप अपनी सिस्टर से बात कर रही हैं अपने घर के फोन से, आपका हस्बैंड जिसके नाम के ऊपर फोन है वो नहीं रिकॉर्ड कर सकता। हस्बैंड होना मलकियत नहीं है, वाइफ होना मलकियत नहीं है, मालिक नहीं है कोई भी आप। तो आप ये मत सोचें कि कोई इंसान जो है वो आपका क्योंकि हस्बैंड है, क्योंकि इवन जो पेरेंट्स हैं वो आपके लिए जिम्मेदार हैं, उनके कुछ हक हैं, लेकिन मालिक वो भी आपके, मतलब आप बच्चों के अपने
मालिक नहीं है। अच्छा, कोई भी इंसान इंक्लूडिंग योर हस्बैंड आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स को नहीं चेक कर सकता। आपके डॉक्टर के पास जाके ये नहीं कह सकता कि जी मेरी वाइफ के जरा बताना मुझे उसका शुगर कितनी चल रही है, या उसको ये क्या है और उसको कौन कौन सी दवाइयां दी गई हैं, अनलेस एंड अनटिल आप चाहे वो इन्वेस्टिगेटर हो या चाहे कुछ और हो, नहीं आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स को कोई छान सकता है या कह सकता कि जी मैं तो इन्वेस्टिगेटर हूं। व्हाट अबाउट जी कि ये यहाँ कनाडा में ही हुआ। अब मुझे उसकी हकीकत नहीं पता, लेकिन जो चीज हमें बताई गई वो यही बताई गई कि हस्बैंड को वाइफ के रिकॉर्ड सेंड किए डॉक्टर्स ने कि जी ये तो असाइलम में रहती है, शी इज नॉट सेफ, तो इस बिना पर हस्बैंड ने अपनी वाइफ से डाइवोर्स ले ली। लेकिन वो उसी की बिना पर यहाँ कनाडा आया था, और बकौल उस बंदे के कि मुझे तो पहले शादी के पहले हफ्ते में पता लग गया था कि शी इज साइकोलॉजिकली सिक। लेकिन मैंने कनाडा आने का वेट किया, पीआर लेने का वेट किया, और जैसे ही मैं यहाँ लैंड हुआ मैं वहां गया ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स ने मुझे उसकी रिपोर्ट सेंड कर दी थी। तो क्या डॉक्टर्स जो है वो हस्बैंड को रिपोर्ट सेंड कर सकते हैं? अगर डॉक्टर ने ये फैसला कर लिया है कि मैं जेल जाना ही है मैंने, और मैंने अपना लाइसेंस भी कैंसिल कराना है और मेरे पास पैसे भी फालतू पड़े हैं जो मैंने दे देने हैं फाइन में, तो फिर डॉक्टर को कोई नहीं रोक सकता। अदरवाइज नहीं जी, मैंने जैसे समझाने की कोशिश की, ड्राइवर लाइसेंस गवाएगा, डॉक्टर लाइसेंस अपना गवाएगा, डॉक्टर जी को फाइन होगा, बड़ा भयंकर होगा, मिलियंस में होगा, और डॉक्टर जेल जाएगा। Oh God. ओके इन तीनों में से कोई चीज ऐसी नहीं है जिससे डॉक्टर बच जाए। लाइसेंस ओके गंवाना, फाइन और जेल, तीनों चीजें होंगी, एक नहीं एक तीनों होंगी। ओके, थैंक यू। तो कोई भी, एक ये कहानियां बनाई जाती हैं। आप मतलब जैसे मान लीजिए कि मैंने अपनी वाइफ के नाम के ऊपर फेक रिकॉर्ड बना लिए और क्लेम कर लिया कि जी मेरे को डॉक्टर ने दी है। ओहो जैसे लोग मॉर्गेज के लिए फेक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, जैसे लोग जाली अपनी मार्कशीट बना लेते हैं। जो क्रिमिनल माइंड है वो कुछ भी फेक बना लेता। नहीं और फिर वो उस बंदे ने डाइवोर्स भी कनाडा में फाइल नहीं की, तो इट मींस कि उसने सारे सेफ प्ले किया। क्योंकि डिवोर्स वहीं फाइल किया जाएगा जहां पे मैरिज हुई है ना जी, जहां पे मैरिज रजिस्टर हुई है। मेरी मैरिज अगर इंडिया में रजिस्टर हुई है तो कनाडा में डिवोर्स कहां से मिल जाएगा मुझे? दो के वो दोनों कनाडा में रह रहे हैं, लेकिन मैरिज अगर बैक होम में रजिस्टर है तो डाइवोर्स वहीं फाइल होगी, डिवोर्स जो वहीं लोग से यहाँ हुआ, पे अदरवाइज करते हैं। कैनेडियंस को क्या पता कि जी डिवोर्स हुआ, मतलब मैरिज हुई भी है कि नहीं हुई। तो वो फिर स्पाउस किस बिहाफ पर आता है? जब हम किसी स्पाउस को अप्लाई करते हैं, वीजा अप्लाई करते हैं, तो वो तो उसका सारा रिकॉर्ड जाता है ना कि जी ये मेरा स्पाउस है, निकाहनामा जाता है, पिक्चर्स जाती हैं सारे इवेंट्स की, जी, वो तो तो मैरिज आपको पता है। सर्टिफिकेट को जो वहां पे, जैसे मान लीजिए कि मैं पाकिस्तान में या इंडिया में शादी हुई है और मुझे जो जी मैरिज सर्टिफिकेट मिला है उसको हम्म ट्रांसलेट करा के उसके कैनेडियन मतलब उसके वो जी इंटरनेशनल जी पेपर्स जी बनवा के बिल्कुल बिल्कुल। उनको वकीलों से या कोर्ट से अथेंटिकेट करा के ही यहाँ पे वो किया जाता जी ना। फिर जी कैनेडियन जो इमिग्रेशन है उनके पास अपने तरीके होते हैं कि वो क्रॉस चेक करते हैं, वो सिर्फ ओके। आपके दिए हुए कागजों के ऊपर नहीं मानते। क्योंकि जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी जी बात 100% ठीक है। अच्छा, दूसरा ऐसा भी हुआ है कि रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में थी बट दे वर लिविंग इन कनाडा, और उनकी डाइवोर्स यहीं हुई है। मैं आपकी बात को डिनाई नहीं कर रही, बट आई जस्ट वांट टू गेट सम नॉलेज बिकॉज दिस इज इंफॉर्मेटिव सेशन, सो जस्ट गेटिंग नॉलेज। देखिए, मैं आपको बात बताता हूँ। मान लीजिए मैंने एक कंपनी इंडिया में शुरू करी या पाकिस्तान में शुरू करी, तो अगर मुझे वो कंपनी बंद करानी है तो इंडिया में ही बंद कराऊंगा ना, वहां के उसके ऊपर होगी, यहाँ नहीं बंद। जी जिस चीज की एंटिटी यहाँ नहीं है। जी अच्छा, एक काम हो सकता है, एक काम हो सकता है कि मान लीजिए कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरी वाइफ जो है वो मुझे छोड़ के चली गई है कनाडा में, और 15 साल से, 10 साल से, 6 साल से, 8 साल से उसका कोई पता ही नहीं है। अब मैं यहां पे मैरिड स्टेटस में हूं,
मैं कैनेडियन गवर्नमेंट के पास जाता हूँ या कैनेडियन कोर्ट्स में जाता हूँ और कहता हूँ जी कि मेरी बीवी जो है 15 साल से चली गई, मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ, मेरे को ये मेरी शादी थी, ये मेरी कनाडा में शादी मतलब कनाडा में मैं रहता हूँ, ये मेरी वाइफ का लास्ट एड्रेस था, नोन एड्रेस था, उसके बाद वो यहाँ नहीं है, वो प्रेजेंटली पाकिस्तान में रह रही है या इंडिया में रह रही है, फलानी यहाँ जगह पे रह रही है। कोर्ट जो है वो पुलिस को कहेगी कि भाई इस औरत को ढूंढ के दो, पुलिस लिख के देगी कि जी इस औरत का वजूद नहीं है पिछले 8 साल से, 10 साल से, फिर वो कोर्ट मेरे पे रहम खा के ख्याल कह देगा चल हम तेरे को इस शादी से रिलीज करते हैं, हम तेरे पे जुल्म नहीं करना चाहते, हम रिलीज कर देते हैं तेरे को इस शादी से। सुरेंद्र जी, यहाँ मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी। जी जी जी। होता ये कि शादी पाकिस्तान या इंडिया में हुई है, लेकिन जी जब वो एज स्पाउस टैक्सेस फाइल कराते हैं, जब वो प्रॉपर्टी लेते हैं, जब वो यहाँ अगर कोई स्पाउस आता है तो वो निकाहनामा उनके पास होता है, मैरिज सर्टिफिकेट होता है, जी जी तो वो यहाँ डाइवोर्स लेते हैं, जी उनकी डिवोर्स यहीं होती है। हाउएवर, मैं ऐसी बहुत से मुस्लिम लोगों को जानती हूँ जो यहाँ के डिवोर्स को डिनाई कर देते हैं कि जी हमारी तो इस्लामिक उसमें हुई थी शादी, लॉ के तहत, हमारी तो शरी लॉ में हुई थी। ये अक्सर मेरे पास ऐसे बहुत केसेस आते हैं, तो वो डिनाई कर देते हैं कि जी हम इस वाली को मानते ही नहीं है, डिवोर्स हो गई है। हालांकि वैसे जो मेरी स्पेशली मुस्लिम क्लाइंट्स हैं, मैं उनको ये कहती हूँ कि स्टेट जब आपकी डिवोर्स कर देता है, ठीक है, वो गवाह बन जाता है जी कि हाँ अब ये एक साथ नहीं रह सकते। तो बहुत से लोग इस चीज को एक्सप्लॉइट करते हैं कि नहीं जी हमारी तो वहां शादी हुई थी, वहीं डाइवोर्स होगी। तो ये थोड़ा सा मैं जस्ट शेयर करना चाह जी। रही थी। इसमें ये है ना कि अगर किसी भी तरीके से यहाँ पे मैरिज रजिस्टर हुई है, प्रॉपर्टी जी जी खरीदते हुए या हुई है, तो तब तो यहाँ पे डिवोर्स होने के चांस हैं। जो चीज यहाँ पे रजिस्टर नहीं हुई, अगर एक जैसे एग्जांपल दिया जा रहा था कि एक शादी हुई पाकिस्तान में, सिर्फ यहां पर वो आदमी आ गया, तो वो सिर्फ इमिग्रेशन के पास पेपर्स हैं और कहीं भी नहीं है। तो यहां शादी क्योंकि मैरिज एज अ मैरिज रजिस्टर्ड नहीं है, तो डिवोर्स नहीं हो सकता। अगर प्रॉपर्टी ले ली जाए या किसी भी फॉर्म के ऊपर, हाँ अब रिकॉर्ड्स के ऊपर आ गई अदर देन इमिग्रेशन, तो जब बहुत ज्यादा बात बढ़ जाती है तो इमिग्रेशन से भी डॉक्यूमेंट्स मंगाए जा सकते हैं। कोर्ट्स ग्रांट करती हैं डिवोर्स, ऐसा नहीं है कि नहीं जी करती। वो भाई एक आदमी यहां रह रहा है तो कोर्ट नहीं उसको प्रेस करेगी कि तुम यहीं रहो, मतलब शादी ना करो या कुछ करो, कर देती हैं। बट एक्सेप्शनल हो जाता, इतनी आसानी से नहीं मिलता। एक बात मुझे कहनी है। जी जी गीता जी। किसी को कोई जैसे वॉलमार्ट है, वहां से क्रेडिट कार्ड के ऊपर जिन्होंने यूज ही नहीं किया क्रेडिट कार्ड, जी पर उनको $12,000 मांग रहे हैं। इट इज जी अ ट्रू केस, इट इज अ ट्रू जी 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 केस। मैं जानता हूँ। हाँ जी, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड होता है जी। हाँ, ऐसा फ्रॉड हुआ है और बार बार धमकी देते हैं, मतलब काफी महीना हो गया है। वो मैं बात कर रही थी, उसके बीच में धमकी दे रहे हैं उनको, व्हेन क्रेडिट कार्ड वाज नॉट एट ऑल यूज्ड बाय हिज वाइफ, है ना। तो ये इसके लिए क्या किया जाए, वो कैसे पकड़े उनको? इसके लिए तो देखिए, अब आपको पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी। आपको जिस बैंक से है, बैंक जो है वो इन्वेस्टिगेट करता है। इन द मीन टाइम बैंक कहेगा जी पैसे तो दो, और वो ढूंढ लेंगे कि कहां पे यूज हुआ कहां पे नहीं यूज हुआ। इसमें ज्यादातर क्या होता है, दो तरीके के होते हैं ना। एक तो हो गया कि आपका क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन के ऊपर यूज हो गया, किसी तीसरी पार्टी ने कर लिया तो बैंक पकड़ लेता, नहीं, यूज ही नहीं हुआ, नॉट इवन फर्स्ट टाइम। तो फिर 12,000 कैसे मांग लेंगे आपसे? ये कोई मतलब ऐसा तो नहीं है जो वो कंपनी के बंदे कर रहे हैं या कुछ तो कोई ना कोई तो कर रहा है ना, तो वो तो हाँ, इन्वेस्टिगेट हो जाता है, उसमें क्या मुश्किल है। तो उसको किसको बोलना चाहिए, उनको आप किसको बोलना? मुझे पर्सनली बात कर दीजिएगा, मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेके आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। आप कर दीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। नहीं, उसके लिए ही सेड दैट व्हेन आई एम नॉट इन फॉल्ट आई डोंट वांट टू स्पेंड अ सिंगल पाई ऑन इट। पर ये कोई बात नहीं, वो रास्ता निकल जाता, रास्ता हाँ, निकल जाता जी। हाँ, बिकॉज ये वो दराज में रखा है,
वो अलमारी में रखा है, उसमें once also they have not used it, and he is a thorough कहीं ना guy. कहीं तो यूज हुआ है ना जी, ऑनलाइन ही चाहे यूज हुआ हो, ऑनलाइन में नहीं हुआ है, तो not बिना even उसके once. तो Credit card, it is a फीस credit तो card. आप मेरे को बताइएगा फोन पे, तो फिर हम बात करके ठीक मैं है, आपको आपका रास्ता फोन बताऊंगा। नंबर मैं ले लूंगी, जी जी जी, उस्मा जी से ले उनको लीजिए। बता दूंगी, बस जी मेरा का क्या है। जी जी थैंक यू, थैंक यू। जी, वेलकम जी। जी प्रभा जी, आप म्यूट है प्रभा जी। हाँ जी, मैंने ऑन कर लिया है। जी मैं आपसे मैं थोड़ी इंटरेस्टेड हो रही हूँ, इंटरेस्ट ले रही हूँ आपकी बातों में। अभी जी बातों में आपने एक जिक्र किया था, सर्विलेंस, जी सर्विलेंस होता है। नजर, ऐसे कुछ था। सर्विलेंस का मतलब क्या है कि सर्विलेंस का हिंदी का वर्ड नजर रखना। हाँ, नजर रखना, ट्रैक करना, हाँ जी, ट्रैक करना। हाँ, नजर रखना, या मतलब मैं हिंदी का वर्ड गूगल से पूछ रहा हूँ, निगरानी, निगरानी रखना, निगरानी रखना। अच्छा, निगरानी आपने रखना। एक जगह और मेरे को एक और वर्ड मिला था, हिप्नोटिज्म। जी, हिप्नोटिज्म, हाँ, तो सम्मोहन। सम्मोहन सम्मोहन। करना। अच्छा, ये जो आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसमें ये हिप्नोटिज्म हेल्प करता है क्या? सॉरी, आप अपना क्वेश्चन रिपीट करें। जो आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आपको कोई पार्टी आई कि आपने इन्वेस्टिगेशन करना है, इसमें आपने काम करना शुरू कर दिया, इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया, आप कहते हैं कि मेरे को देर नहीं लगती वहां तक पहुंचने में, जी फटाफट पहुंच जाते हैं, तो हिप्नोटिज्म भी क्या इसमें हेल्प करता है क्या? देखिए, हिप्नोटिज्म जो है वो इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स में कभी काम आता नहीं। ओके, इट अच्छा, इज डिफरेंट क्वालिटी, जी इट जी, इज मैं डिफरेंट मैं क्वालिटी। मैं आपको थोड़ा सा एक और बता देता हूँ। हिप्नोटिज्म एक बड़ी मजेदार चीज है। हिप्नोटिज्म, एक का हिप्नोटिज्म होता है क्लिनिकल हिप्नोटिज्म। जी। आप मेरे पास आए और मैंने आपको बकायदा सीट के ऊपर बिठाया, काउच पे बिठाया, हिप्नोटाइज किया, ये किया। तो एक तो वो क्लिनिकल हिप्नोटिज्म होता है। दूसरी तरीके का हिप्नोटिज्म होता है कन्वर्सेशनल हिप्नोटिज्म। या आई एम आस्किंग अबाउट दैट एक्चुअली। तो कन्वर्सेशनल हिप्नोटिज्म के लिए कोई जगह नहीं चाहिए होती, यस, कोई मतलब आपको पता भी ना चले और आपको हिप्नोटाइज करके दैट्स राइट। कुछ भी आपके मुंह से निकलवा ले, अपनी बात मनवा ले, या कुछ कर ले। जो कन्वर्सेशनल हिप्नोटिज्म होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। कुछ लोगों में ये नेचुरल होता है, जैसे वो कहते हैं ना कि कुछ लड़के बड़ी जल्दी लड़कियां फंसा लेते हैं, या कुछ लड़कियां बड़ी जल्दी बातों से मीठी बातें करके फंसा लेते हैं। कुछ आदमी ऐसे होते हैं, कुछ औरतें ऐसी होती हैं, सम्मोहित कर लेती हैं अपनी बातों में, बातों के जाल में फंसा लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेंड होते हैं, जो क्लिनिकल ट्रेंड होते हैं। आई एम आस्किंग फॉर दैट। जी, मैं जैसे ट्रेंड हूं, मैंने पता नहीं कितने लोगों को ट्रेनिंग दी हुई है। तो हम जब किसी इंसान को ट्रेनिंग देते हैं तो लड़का लड़की, आदमी औरत के लिए नहीं देते। ये जो कन्वर्सेशनल हिप्नोसिस है वो रियल्टर के भी काम आती है, वो मॉर्गेज वाले के भी काम आती है, वो जो टीवी बेचता है उसके भी काम आती है। कोई भी इंसान, जो वो डॉक्टर के भी काम आ सकती है। बात यह कि आपने अपनी बात मनवानी है। आप अपने घर में भी यूज कर सकती हैं, हस्बैंड पे भी यूज कर सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने हस्बैंड को पागल बना देंगी या जो मर्जी अपनी उंगलियों पे नचाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बात मनवा लेंगी। जैसे मैं आपको अभी एक कन्वर्सेशनल हिप्नोसिस का एक पार्ट बता देता हूँ, एक टिप दे देता हूँ आपको। हाँ जी। कि जो इंसान, जब इंसान सोते और जागते के बीच में होता है, सोते और जागते के बीच में होता है, जब वो ना तो पूरा सो गया होता ना वो जाग रहा होता, रात को सोने के टाइम के ऊपर नींद आ चुकी है लेकिन सो गए हो, नहीं बोलो। जब आप कोई सजेशन देते हो, जब कोई आप बात कहते हो, तो वो इंसान बात मान जाता है। बहस करने वाला जो दिमाग है वो सोया पड़ा। ओके। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं, ये बातें लाखों सालों से, हजारों सालों से नानियां और दादियां और माएं जानती हैं। बच्चे को लाके, बेटा ऐसे नहीं करते, अच्छा ना, आगे से नहीं करेगा ना, अच्छा बच्चा है ना। अब बच्चा हाँ जी मम्मी, हाँ जी बहस करने का दिमाग नहीं है।
ना करने का दिमाग नहीं है। अगर इसी बात को दोपहर को या शाम को कहोगे कि बेटा ऐसे नहीं करो, ओ मम्मी मेरे को नहीं करना, मुझे खाना है, मुझे खाना दे दो, माइंड अलर्ट है, वो किसी सजेशन को लेने को तैयार नहीं है। बहुत सारी वाइफ्स इस चीज को जानती हैं कि किस टाइम के ऊपर मैंने बात करनी है, ये मान जाएगा, किस चीज के बाद टाइम बात नहीं करनी। कुछ टाइम ऐसे होते हैं जब लोग रिसेप्टिव होते हैं, इस टाइम कुछ भी मनवा लो। नहीं तो ये सुरेंद्र और जी गीता जी एक मिनट, जी उसमें तो हम थोड़ा से ऑफ ट्रैक हो रहे हैं, हमारे पास 10 मिनट रह गए हैं। हरमिंदर जी ने मेरे ख्याल में क्वेश्चन के लिए 1-2 दफा हाथ रेस किया था, इफ शी स्टिल जी, वो देयर, तो मैंने मैं नोट किया लेकिन वो चली गई जी। जी वो है दूसरी स्क्रीन पे है मेरा ख्याल। जी हरमनदीप जी, नॉट हरमनदीप, हरमिंदर। अच्छा हरमिंदर, एक हरमनदीप जी का भी एक क्वेश्चन है जो चैट में है। ओके जी हरमिंदर जी। हाँ जी सुरेंद्र जी जी नमस्ते। एक्चुअली नमस्ते जी। मुझे उज़मा का वो आंसर मिल गया था, थोड़ा आपकी कन्वर्सेशन से भी आंसर मिल गया था कि अगर प्रॉपर्टी है जो कुछ भी रजिस्टर्ड है तो डिवोर्स हो सकता है उस कंट्री में। सो आई गॉट द आंसर फॉर दैट, थैंक यू। लेकिन आपका जो हिप्नोटाइज वाला मुझे काफी अच्छा लगा, सो मैं पर्सनली आपसे बात करूंगी कॉल करके उसके ऊपर। जी जरूर जी आपको मेरे मैंने ख्याल में नेक्स्ट टॉपिक ये होगा। आप कभी amazon.ca पे जाएं जी या .com पे भी जाएं, वहां पे सर्च करें सुरेन अरोरा। जी तो इस सब्जेक्ट के ऊपर मैंने एक पूरी किताब लिखी है जो कि काफी लोग उसको रेफर करते हैं। उस किताब का नाम है हाउ टू इन्फ्लुएंस समवन रिमोटली। ओके आप ओके रिमोटली भी किसी को हिप्नोटाइज कर सकते हैं या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कैसे? मतलब अगर आम भाषा में पूछा जाए कि भाई ये क्या मजाक है, ये कोई टोटका है, जादू टूना। तो जो प्रेयर जो है ना, प्रेयर का कंसेप्ट ही सारा इसी बात पे है। दुआ का कंसेप्ट जो है कि जी मेरे लिए दुआ करना, आप किसी के लिए दुआ कर रहे हो बट वो आपकी साइड में तो नहीं बैठा हुआ ना। और हम में से तकरीबन सब लोग दुआ के कंसेप्ट में बिलीव करते हैं या एग्री करते हैं उस कंसेप्ट से कि दुआ काम करती है। हमारे लिए दुआ करना आप अक्सर लोगों से सुनेंगे, वो बीमार पड़े हैं यार उनके लिए दुआ करो। तो हम ये मानते हैं कि दुआएं काम करती हैं, मंदिरों में जो प्रार्थनाएं होती हैं, मस्जिदों में दुआएं होती हैं, दे वर्क। हाउ इज व्हाट वी नीड टू लर्न। वो तो एक एनर्जी का फैक्टर हो गया ना, कि एनर्जी जो आप भेज रहे हो उसका भी एक काम हो जाता है उससे भी। देखिए ये भेजने वाला थोड़ा सा मतलब ये आम भाषा है कि हम भेजते हैं। भेजने के लिए हमें डायरेक्शन पता होनी चाहिए, या भेजना तो एक थोड़ा सा मूवमेंट आ जाती है उसमें। खैर वो बहुत लंबा टॉपिक है, हम कभी बात कर सकते हैं। हरमनदीप जी ने कुछ पूछना जी था। हाँ जी, मैं ही हरमनदीप हूँ, तो आई अच्छा थिंक आपसे अब हम ऑफ द टॉपिक जा रहे हैं, तो बाद में उसके बारे में बात जी जरूर थैंक यू जी। जी, ये वेलकम जी। ममता शर्मा जी ने भी लिखा हुआ है चैट बॉक्स में, कैन सम डिजिटल कंटेंट क्रिएटर इंक्लूड यू इन देयर रिकॉर्डिंग विदाउट योर कंसेंट? ममता जी बड़ी सीधी सी बात यह है कि विदाउट योर कंसेंट तो कुछ भी नहीं हो सकता। दो चीजें हम समझ लें, एक तो कंसेंट बड़ी जरूरी है और दूसरा क्लियर कंसेंट बड़ा जरूरी है। कंसेंट कभी भी इंप्लाइड नहीं होता कि आपसे धोखे से बातों बातों में हां करवा ली गई तो ये इंप्लाइड कर लिया गया कि आपने हां करी है। एक तो कंसेंट होनी चाहिए और एक कंसेंट क्लियर होनी चाहिए। इंप्लाइड कंसेंट कहीं भी काम नहीं करती। एक चीज और, हम बहुत सारी मतलब दुनिया में बहुत सारी चीजें जो है हम डर के सह लेते हैं, या डर की वजह से या लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। जैसे मैंने आपको कहा कि कोई आपका पीछा कर रहा, आप डर गए और आप भागने की कोशिश कर रहे हैं और वो आपके पीछे और भाग रहा है। यही आप अगर रुक के उसको पूछ लें कि भाई क्यों पीछा कर रहा, आई फील दैट यू आर फॉलोइंग मी, डोंट फॉलो मी, बात वहां खत्म है। सिर्फ 1 मिनट की बात है और आपको इतना ध्यान देना है आप सिक्योर एनवायरनमेंट में है या नहीं है। 4-6 लोग आसपास खड़े हैं, उनके बीच में आप रुक कर पलट के गए, आर यू फॉलोइंग मी? नो और मे बी यस, स्टॉप फॉलोइंग मी, दैट्स इट। उसके बाद तो स्टॉकिंग के नीचे आ गया। उसके बाद तो उसने अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली बहुत बड़ी। अब जैसे कोई आपके दरवाजे तक आ जाता है
और आप दरवाजा नहीं खोलना चाहते या दरवाजे के अंदर से इशारा कर देते हैं, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, या कागज पे लिख के बता देते हैं आई डोंट वांट टू टॉक और आई एम नॉट अवेलेबल टुडे टू टॉक, उस आदमी को आपकी वो छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो वो ट्रेसपासिंग में चला गया, वो अरेस्ट हो सकता। लेकिन आपको ये लगता है कि कोई दरवाजे तक आ गया तो डर गया, या मतलब मैं कैसे इसको मना करूं, तो करना पड़ेगा, और वो दरवाजा खोलने के बाद वो लड़ रहा है, झगड़ रहा है। ऑल यू नीड टू डू इज टू से, लाइक कागज पे लिख के या फोन के ऊपर, नो। उसके बाद तो वो मतलब वो ट्रेसपासिंग के नीचे आ गया, आपकी प्रॉपर्टी है। कोई आपके दरवाजे के ऊपर, अगर वो पुलिस वाला भी आ जाए और वो आदमी बाहर आकर कहेगा हमने तो मैडम से या साहब से 7,000 लेने हैं, ये हमारे पैसे नहीं दे रहे, तो तुमको पैसे लेने हैं, यू हैव नो राइट टू कम ऑन द डोर, गो टू द कोर्ट। स्मॉल कोर्ट्स हैं, लेकिन क्योंकि आप डर जाते हैं, क्योंकि वो हार्ट बीट जो है वो तेज हो जाती है, इसलिए आप डर जाते हैं। तो मैं एक दो चीजें फटाफट पूरी कर लूं। एक तो कोई मतलब कोई हस्बैंड वाइफ ये वो आपके पर्सनल अकाउंट या डिवाइसेस में नहीं हैक कर सकता, या वो हाथ से उठाकर भी देख सकता, करता तो क्रिमिनल ऑफेंस है। आपके फोन रिकॉर्ड्स जो हैं वो चेक नहीं किए जा सकते, कि कोई आपके सिर के ऊपर आके खड़ा हो जाए कि मुझे तुम्हारी मिल गई है कि तुमने आउटबाउंड पे देखो इस आदमी को 20 बार फोन करा, क्यों करा। यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीबडी, द पर्सन हु इज आस्किंग यू इज गेटिंग इनटू अ क्रिमिनल ऑफेंस। कोई आपकी मेल का नहीं खोल सकता, आपका हस्बैंड आपकी वाइफ आपके नाम पे आए हुए चिट्ठी को नहीं खोल सकता, किसी भी हक से नहीं खोल सकता। कोई आपको लॉ एनफोर्समेंट के, मैं तो पुलिस के लिए काम करता हूं, या मैं तो मेरा दोस्त इन्वेस्टिगेटर है, या मेरा ये है या मेरा वो है, वो नहीं हो सकता। जो चीज नहीं है वो नहीं है। इन्वेस्टिगेटर्स बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसकी स्किल आपके पास ना हो, और उनको कानूनी हक भी है किसी थर्ड पार्टी। अब जैसे मान लीजिए कि मैं किसका एग्जांपल लूं, मैं उज़्मा जी का एग्जांपल ले लेता हूं उनकी इजाजत से। उनकी फैमिली में से कोई इंसान जो इख्तियार रखता है उनके ऊपर, किसी रिलेशनशिप में है, और वो मुझे सेटिस्फाई करता है कानूनी तौर पे कि मुझे उज़्मा जी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं ढूंढ सकता हूं। लेकिन अगर मुझे किसी दिन मन करे कि मैं जरा उज़्मा जी के बारे में पता करूं, तो जैसे ही मेरा मन आया और मैंने पहला एफर्ट किया, तो मैं गैर कानूनी काम कर बैठा। और मेरे पास कोई तरीका ऐसा नहीं है कि मैं छुप जाऊं, छुपा लूं। किसी को क्या पता कि मैं उज़्मा जी के बारे में क्या पता कर रहा हूं। जिस दिन उज़्मा जी को शक हो गया, जिस दिन उन्होंने कोई कोशिश करी, तो वो एक मतलब समझिए कि 2 घंटे या 3 घंटे में सारी मेरी जो कोशिश है वो उसको पता चल जाएगी कि मैंने क्या करी है, और मैं वकील ढूंढ रहा हूंगा और बेल मेरी मुश्किल हो जाएगी। तो बात यह है कि डरे नहीं कभी भी। डर जो है वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। कोई डाउट आता है तो पूछें, लेकिन पूछें अगर आपको खांसी है तो पड़ोसन से ना पूछें, या बहन से ना पूछें, डॉक्टर से पूछें। अगर कोई कानूनी सवाल है तो किसी इन्वेस्टिगेटर से पूछें या किसी वकील से पूछें। करेक्ट। अगर आपके गले में दर्द हो रहा है 4 दिन से, तो वो अदरक वाली चाय ना पिएं, डॉक्टर से दवाई लें। एडवाइस जो है वो प्रोफेशनल की होनी चाहिए। और कोई भी चीज जो आपके मन में डाउट या डर पैदा करती है, उससे बाहर निकले, डरे नहीं। आपको कोई चीज इतनी नुकसान नहीं कर सकती जितना डर आपका नुकसान कर सकता। बिल्कुल। डर सबसे बड़ा दुश्मन है। मेरा फोन नंबर चैट में है, अगर किसी को भी कोई चीज है तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, फोन करें और बात करें। जी उज़्मा जी। ये 8534117247 कौन है? सबीहा कौन? होती मैंने हैं, हाथ खड़ा किया था लेकिन सबीहा होती हैं। मैंने तो आपके कंसेंट के बगैर ही आपका नंबर डाल दिया था, क्योंकि आपने कहा हुआ था आप दे दो, मैंने दे दिया। मेरा नंबर तो वैसे ही हर जगह पे है जी, और आपको मेरे से कोई कंसेंट लेने की तो जरूरत ही नहीं है। मतलब किसी को भी माल्टन वुमेन काउंसिल में मुझे फोन करने के लिए कोई कंसेंट किया, मैंने तो पहले ही मिनट में कहा कि मैं फैमिली हूं,
तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। एनी तो टाइम। नंबर कहाँ है? गीता जी वो मैंने आपको अलग से भी भेज दी है। ओके, थैंक यू। मैंने आपको व्हाट्सएप पे अलग से भेज दी है। थैंक यू। तो जब मेरी गुरनाज बात हो रही थी सुरेंद्र जी से, तो मैंने उनसे पूछा कि कोई प्रेजेंटेशन कुछ ऐसे, मैंने कहा 2 घंटे बोलना है। कहते मैं जितनी देर मर्जी आप कहें मैं तो बोलता जाऊंगा, और वाकई 2 घंटे का पता ही नहीं चला। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन, बहुत नई इंफॉर्मेशन। क्योंकि मुझे तो ये पता था जेम्स बॉन्ड का, मुझे पता था बचपन में मैं गेट स्मार्ट देखा करती थी, शर्लक होम्स देखा करती थी, फिर वो एक और होता था उसका नाम मैं भूल गई, व्हाइट ओवरकोट में होता था, बड़ा मशहूर था वो भी एक। या इमरान सीरीज पढ़ती थी, गुलनाज को शायद पता हो। इब्ने सफी इमरान सीरीज। हाँ तो शुरू से लगता था वो पढ़ के ना कि हम डिटेक्टिव हैं। मुझे इंटरेस्टिंग लगा इनसे बात करके कि आपने ये लाइन क्यों चूज करी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैसे इन्होंने बताया बचपन से मैं ऐसे खेलता था, धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया और मैंने लाइन ये ली है, जबकि मेरे को इसमें 6 और 8 साल लग गए लाइसेंस लेने में, आपने बोला। जी जी जी। एक बात मैं एक और नोट मतलब एक बात मैं और कहना चाहूंगा। बहुत सारे लोग इस गलतफहमी में या खुशफहमी में रहते हैं कि जो लोग शक्की होते हैं वो अच्छे इन्वेस्टिगेटर होते हैं या वो भी इन्वेस्टिगेटर होते हैं। मुझे सब पता चल जाता है। शक करना एक बीमारी है, या इन्वेस्टिगेशन एक प्रोफेशन है। हम लोग जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, रिपोर्ट सबमिट करते हैं, फिर भूल जाते हैं। हमें ना तो उस इंसान से कोई लेना देना होता है, ना हम जजमेंटल होते हैं। अगर आप या आपके आसपास का कोई इंसान शक करता है तो वो उसको मदद चाहिए, उसको क्लिनिकल मदद चाहिए। शक कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, या बहुत कहना चाहिए कोई हेल्दी बात नहीं है। शक से दूर रहें। अगर आपको कहा जाता है कभी इसके बारे में ढूंढे, या आपको अपने किसी कंसर्न से किसी बच्चे के बारे में कुछ ढूंढना पड़ता, तो वो एक हेल्दी चीज है। लेकिन फिर इंप्रेशन ना बनाए या जजमेंटल ना हो। अगर एक इंसान किसी चीज से स्ट्रगल कर रहा है या उसमें कोई इशू है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कमी है। हम जब लोगों के बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि ये कोई हमसे जो है वो 2 पांव नीचे हैं या 2 सीढ़ी नीचे हैं और हम बड़े जबरदस्त हैं। हर इंसान एक आम इंसान होता है, उसमें बड़ी सारी परतें होती हैं, और जो इंसान अच्छा होता है वो किसी के लिए बुरा भी होता है, किसी के लिए बुरा होता है तो किसी के लिए अच्छा होता है, किसी के लिए कंजूस होता है तो दूसरे का देने वाला भी होता है। हर तरह, और जिंदगी हर रंग दिखाती है हर इंसान में अपना। तो आपने बता ही दिया कि आदमी की जिंदगी प्याज के छिलकों की जैसी है, उतारते जाओ उतरता जाएगा। जी जी बिल्कुल। और इससे We will कोई not understand कि कहाँ उसका एंड है। तो पैरानॉइड पर्सनैलिटी है ना। अच्छा, एक कहानी मैं बोलना चाहती हूँ, जी तो सच्ची घटना है। जी 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 2-3 बुजुर्ग सरदार जी आए थे हमारे घर में, जो कि धर्मीय लगते थे। जी आके उन्होंने कहा जो पानी पीना है, 3 जने थे, तो पानी पीना है, तो हम दोनों बैठे थे, मैं और मेरे हस्बैंड। तो मैंने कहा पानी मांग रहे, तो पानी देना तो अच्छा है, तो मैंने पानी दिया। उसके बाद उन्होंने ऐसा हिप्नोटाइज किया मेरे हस्बैंड को, जो अलमारी से जो पैसा था पूरा पैसा उन्होंने दे दिया, पर मुझे हिप्नोटाइज नहीं कर पाए। मैंने कहा नहीं, आप क्या कर रहे हो, मत करो, मैंने बोला था, पर मुझे नहीं पता था मैं इस चुंगल से कैसे निकलूं। वो सारे मेरे बच्चे के नाम, कब उसकी शादी हुई, कितने का कौन कौन बच्चा है, मेरा शादी कब हुआ, सब बता रहे थे। जी ये कॉन्वर्सेशनल हिप्नोसिस होगा, जिसके बारे में मुझे नहीं पता था। मैं साइकोलॉजी पढ़ी हूँ, पर कॉन्वर्सेशनल हिप्नोटिज्म मुझे नहीं पता था, जी। आज ही पता चला। उज़मा जी हमारे पास 2 मिनट और हैं। जी टाइम तो हो गया है, लेकिन आप बात मैं कर सिर्फ लें। इस बात का एक जल्दी से जवाब दे दूं। कोई इंसान, दुनिया का सबसे बड़ा मैं हिप्नोटिस्ट लेकर आ जाता हूं, सबसे बड़ा, और ना तो वो कन्वर्सेशनल हिप्नोसिस के थ्रू, ना वो किसी और बिजनेस के थ्रू आपके घर में चोरी कर सकता है या आपको आपके गहने लेके जा सकता है। ऐसा हाँ, क्लोरोफॉर्म सुंघा के या कोई केमिकल से इंटॉक्सिकेट करके आपको वो काम हो सकते हैं। हिप्नोटिज्म से वो चीजें नहीं
हो सकती है। कुछ नहीं सुना है। हिप्नोटिज्म से कोई 5 सेंट भी नहीं देगा जी, यकीन मानिए। मैं आपको क्लिनिकल बात बता रहा हूँ। मेरे हस्बैंड ट्रेम्बल कर रहे थे, पसीना छूट रहा था। हाँ, वो इसीलिए पसीना छूट रहा था कि उनको कोई चीज सुंघा दी गई या कोई सुंघा देते हैं ये लोग। केमिकल चीज हो गई। जी जी। केमिकल वाला होता है। दूसरी बात, आपने कहा कि मुझे नहीं कोई हिप्नोटाइज कर सका। हिप्नोटाइज कौन नहीं हो सकता? हिप्नोटाइज वो नहीं हो सकता, मान लीजिए कि मुझे इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, पंजाबी आती है और मेरे सामने एक आदमी बंगाली है, उसको बंगाली के सिवाय कुछ आता नहीं है, मैं उसको हिप्नोटाइज नहीं कर सकता। तो कॉमन लैंग्वेज होनी बड़ी जरूरी है। दूसरा रीजन ये है कि वो जो आदमी है वो मेंटली रिटार्डेड हो, तो भी मैं उसको हिप्नोटाइज नहीं कर सकता। ये भी है ना कि आंखों के सामने नहीं देखे तो भी नहीं होता। जितना इंटेलिजेंट इंसान होता है उतना ज्यादा आसान होता है उसको हिप्नोटाइज करना। आंखों से, टांगों से, दांतों से, नाखून से, उंगली से कोई फर्क नहीं पड़ता जी। तो ये कैसे हुआ? ये मेरे वो फिल्मों में होता है कि आंखों में आंखें डाल के। आंखों में आंखें नहीं डाला। वो तुम बता रहे थे जो मेरी बेटी कब जन्मी, उसका नाम माँ से है, लाइक दिस। जी, वो उसके बारे में कभी मैं आपको बात करूंगा। वो एक दिन में नहीं होता, वो पूरा रिकॉर्ड इकट्ठा, वो क्राइम होता है, वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है। टाइम ही लगा क्योंकि वो मोहल्ले में घूम रहा था और पैसे इकट्ठा किया था। वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स होते हैं, बहुत सारे लोग मिलकर इंफॉर्मेशन इकट्ठे करते हैं। इसके बारे में भी हम कभी बात कर सकते हैं। जरूर किया होगा। जी 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 जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन जी। चैट बॉक्स में भी मदन अंकल ने, बलदीप प्रीत जी ने और ज्ञानी गुरदीप सिंह ने भी लिखा है कि बहुत एक्सीलेंट और इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग सेशन था। जी, thank you very much to everyone who participated and who paid attention. थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा क्योंकि एक तो डिफरेंट था, थोड़ा सा डिफरेंट था, बहुत अच्छा लगा। और बहुत थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया हमने। जी गुरदीप सिंह जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी। मेरे हस्बैंड भी आपके साथ हैं। थैंक यू बलप्रीत जी, थैंक यू मदन जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच शरण जी। जी आपको हम दोबारा भी बुलाएंगे, ठीक है? जी मैं जरूर, तो मैं म्यूट हो रही हूँ। एनी टाइम। ओके जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, टेक केयर, बाय। मैंने भी बातें करनी थी, हमने